2 मिनट का वीडियो है, सुनकर जाइए, स्किप मत कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। सबसे पहला तो आप लोग मुझे कहेंगे कि यार एपिसोड इतने दिन बाद क्यों दे रही हूँ। तो पहली बात है ये कि थोड़ा हेल्थ इशू चल रहा था, और दूसरा ये कि एपिसोड में कुछ ऐसा था नहीं कि मैं उसे जल्दी दूँ। सबसे पहली चीज़ होती है कि आपका रिएक्शन। मुझे उतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला नहीं कि मैं उस एपिसोड को जल्दी से जल्दी पोस्ट करने के लिए कुछ अपनी तरफ से एफर्ट दिखाऊं। तो आप लोगों का एफर्ट ज़रूरी होता है, वो मायने रखता है। आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कमेंट कीजिए। यार आप लोग करते नहीं हो तो मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता, इसीलिए एपिसोड लेट आते हैं। आपकी तरफ से रिस्पॉन्स मिलेगा तो राइटर भी कुछ रिस्पॉन्स दिखाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, ये है स्ट्रक एप्लीकेशंस का। अगर आप लोग डार्क रोमांस 18+ कंटेंट पढ़ने में इंटरेस्टेड है इंग्लिश में, तो आप लोग मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सारे 18+ और डार्क रोमांस की स्टोरीज मिल जाएंगी। और बाकी पहले आप कहानी सुनिए, मैं आपको मिलती हूँ कहानी के एंड में। आज का एपिसोड पढ़कर कुछ लोगों के मन में मुझे या आस्तिक को गाली देने का मन करेगा, लेकिन मैं आप सबको ये बता देता हूँ कि मैं आज के चिकन वाले सीन को अगले 2 एपिसोड में क्लियर कर दूंगी। उससे पहले गाली मत बरसने लगाना। भाई, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरुणिमा वेजिटेरियन है, आप उसके सामने चिकन कैसे रख सकते हैं? हालांकि हैरान तो प्रणाली भी हुई थी, लेकिन वह सिर्फ आस्तिक के जवाब का इंतजार कर रही थी और पृथ्वी ने कहा, भाई ये गलत है। प्रणाली ने गुस्से में पृथ्वी और कीर्ति से कहा, तुम दोनों फिर भाई से बहस करने लग गए हो। मैंने कहा ना, यह उन दोनों का आपसी मामला है। तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती है क्या? चुपचाप अपना नाश्ता फिनिश करो। प्रणाली की डांट सुनकर पृथ्वी और कीर्ति चुप हो गए और सर झुकाकर अपनी प्लेट को देखने लगे। अरुणिमा की उल्टियों की आवाज बाहर तक आ रही थी। उसका पूरा मन कच्चा हो गया था और अब उसका पूरा चेहरा पीला पड़ गया था। अपना चेहरा साफ करके अरुणिमा वापस हॉल में आती है और वहीं पर एक पिलर से टिकर खड़ी हो जाती है। अरुणिमा अभी भी अपने मन की उबक को शांत नहीं कर पाई थी और आस्तिक ने जब अरुणिमा को देखा तो उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। आस्तिक ने एक नौकरानी को आवाज देते हुए कहा, इधर आओ। वह नौकरानी जल्दी से आस्तिक के पास आती है और अपना सर झुकाते हुए कहती है, जी राजा साहब। आस्तिक ने अरुणिमा को देखते हुए उस नौकरानी से कहा, आज से रानी साहिबा को तीनों टाइम खाने में सिर्फ चिकन और फिश ही दिया जाना चाहिए। और हाँ, उसमें मसाले बिल्कुल मत डालना। सिर्फ उबला हुआ चिकन और फिश ही दिया जाना चाहिए और वह अपना खाना खत्म करे, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। एक बार खाना छोड़ने की कीमत है, तुम्हारे ऊपर 100 कोड़े बरसाए जाएंगे। आस्तिक की बात सुनकर सब हैरान होते हैं और वह नौकरानी हैरानी से आस्तिक को देखती है और अपने हाथ जोड़ते हुए कहती है, रहम, राजा साहब, मेरे ऊपर इतना जुल्म मत कीजिए। प्रणाली ने उस नौकरानी को देखते हुए शक्ति से कहा, तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म नहीं हो रहा है। भाई बस इतना चाहते हैं कि अरुणिमा अपना खाना खत्म करे। आस्तिक की नज़र अभी भी अरुणिमा के ऊपर बनी हुई थी। अरुणिमा ने आस्तिक की बात सुनी और हैरानी से उसे देखने लगी। मतलब अगर अरुणिमा इस खाने को नहीं खाती है तो इसकी सजा उस नौकरानी को मिलेगी। अरुणिमा की आंखों से आंसू आ गए थे। वह धीरे कदमों से चलकर वापस अपनी उस जगह पर आती है जहां पर एक बाउल में चिकन रखा हुआ था। अरुणिमा का मन फिर से उल्टी करने का कर रहा था। वह उसकी तरफ देख भी नहीं पा रही थी, लेकिन अपनी जगह वह किसी और को सजा नहीं दे सकती थी। अरुणिमा धीरे से वहां बैठती है और अपना एक हाथ बढ़ाकर धीरे से चिकन का एक पीस उठाती है। आस्तिक की नज़र अरुणिमा के ऊपर बनी हुई थी। सभी लोग दया भाव से अरुणिमा को देख रहे थे। बस पृथ्वी ही था जिसने अपनी आंखें बंद करी हुई थी। अरुणिमा की आंखों से आंसू तेज हो गए थे, पर उसने रोते हुए अपने नाक को बंद किया और दूसरे हाथ से उस चिकन के पीस को अपने मुंह में डाल लिया। अरुणिमा से यह खाया भी नहीं जा रहा था। उसने जल्दी से पानी उठाकर एक सांस में पी लिया। अरुणिमा मुंह नीचे करके रोने लगी। उसका रोना इतना दर्दनाक था कि कोई उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि कीर्ति की आंखों से भी आंसू आ निकले थे और उसने आस्तिक को देखते हुए कहा, भाई। आस्तिक रोज रोज इन सवालों का क्लेरिफिकेशन नहीं देना चाहता था, इसीलिए उसने कीर्ति को देखते हुए कहा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी भाभी के साथ कुछ गलत करूंगा? अरे जरा देखो अपनी भाभी को कितनी कमजोर है, वह कितनी दुबली पतली है। मैं बस चाहता हूं कि जल्द से जल्द इसकी सेहत बन जाए। अरे जब वह सेहतमंद रहेगी तभी तो जाकर राज्य का कार्यभार संभाल पाएगी।
उसकी खुद की तबीयत खराब रहेगी तो वह कैसे रियासत संभालेगी। पृथ्वी ने आस्तिक को देखकर कहा, लेकिन भाई, यह कोई तरीका नहीं होता है किसी की सेहत बनाने का। हेल्दी बनने के और भी तरीके होते हैं, जरूरी नहीं उसमें नॉनवेज ही शामिल किया जाए। आस्तिक ने एक मुस्कान के साथ पृथ्वी को देखा और कहा, मेरी पत्नी के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, यह शायद मैं बेहतर समझ सकता हूँ। तुम सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो। पृथ्वी वहां से उठता है और कहता है, मेरा हो गया, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। पृथ्वी वहां से जाने के लिए बाहर की तरफ मुड़ता है। तभी एक सेवक जल्दी से पृथ्वी का ब्रीफकेस और उसके डॉक्टर वाला कोट लेकर आता है। पृथ्वी सेवक के हाथ से ये सामान ले ही रहा था कि तभी आस्तिक पृथ्वी को देखते हुए कहता है, शाम को अस्पताल से आते वक्त अपनी भाभी के लिए बर्थ कंट्रोल्स का इंजेक्शन लेकर आना। पृथ्वी हैरानी से झटके के साथ घूमता है और अपनी आंखें बड़ी किए हुए आस्तिक को देखने लगता है। यहाँ तक कि प्रणाली और कीर्ति भी हैरानी से आस्तिक को देखते हैं। अरुणिमा के लिए यह मौत के बराबर था। उसके लिए इतना अपमान सहना ही मुश्किल हो रहा था कि अब उसे ये सुनना पड़ रहा है कि उसे बर्थ कंट्रोल करवाना होगा। सबको इस तरीके से हैरानी से देखता पाकर आस्तिक ने अपने दोनों हाथ बांधते हुए कहा, इसमें इतना चौंकने वाली कौन सी बात है? मैं नहीं चाहता हूँ ये प्रेग्नेंट हो। प्रणाली और कीर्ति एक दूसरे को हैरानी से देखती हैं और धीरे से अपना चेहरा नीचे कर लेती हैं। पर पृथ्वी आस्तिक को देखते हुए कहता है, भाई, आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हैं? आस्तिक ने अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान रखते हुए कहा, मेरी एक बात समझ में नहीं आती है। कल तक तो तुम लोगों को मेरी सारी बातें एक बार में ही समझ आ जाती थी, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया है कि तुम लोगों को मुझे हर चीज के बारे में सफाई देनी पड़ रही है? प्रणाली ने कहा, भाई, आपकी बातें कल तक बिल्कुल क्लियर थी, लेकिन आज आप बहुत उलझी हुई बातें कर रहे हैं। अरुणिमा को बर्थ कंट्रोल इंजेक्शन देने का क्या मतलब है आपका? अगर अरुणिमा प्रेग्नेंट होती है तो रियासत को उसका वारिस मिलेगा। लेकिन आस्तिक ने शक्ति से प्रणाली को देखते हुए कहा, वह इस लायक नहीं है। अरुणिमा हक्की बक्की होकर आस्तिक को देखती रह जाती है। यहाँ तक कि सब लोग आस्तिक को हैरानी भरी नजरों से देख रहे थे। आस्तिक ने अपनी बातों को संभाला और कहा, मेरा कहने का मतलब है वह अभी इस लायक नहीं है। उसकी अभी उम्र ही क्या है? और वैसे भी अभी अभी तो हमारी शादी हुई है। इतनी जल्दी बच्चे की प्लानिंग कौन करता है? जहाँ तक मुझे लगता है अरुणिमा ने भी इतनी जल्दी बच्चे के बारे में कुछ नहीं सोचा होगा। क्यों है ना अरुणिमा? ये कहने के साथ आस्तिक अरुणिमा को घूरकर देखता है। आस्तिक की नजरों की तपिश पाते ही अरुणिमा जल्दी से अपना चेहरा नीचे कर लेती है। पृथ्वी कुछ नहीं कहता और अपना ब्रीफकेस लेकर घर से निकल जाता है। नाश्ता खत्म होने के बाद कीर्ति भी कॉलेज के लिए निकल जाती है और प्रणाली अपने फैशन हाउस के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद आस्तिक सोफे पर बैठा हुआ था और अरुणिमा उसके सामने खड़ी थी। उसके अगल बगल में 2-3 सेवक सेविकाएं थे। आस्तिक अरुणिमा को देखता है और कहता है, आज से तुम मेरा सारा काम करोगी, वह काम जो इस घर में ये लोग करते हैं। अरुणिमा हैरानी से आस्तिक को देखती है। नहीं, उसे इस बात की कोई हैरानी नहीं हुई थी कि उसे घर का काम करने के लिए कहा जा रहा था, बल्कि हैरानी उसे इस बात की हुई थी कि उसकी तुलना नौकरों से की जा रही थी। आस्तिक अपनी जगह से खड़े होते हुए कहता है, मेरे कपड़े तुम्हें साफ करने हैं, वह भी हाथों से, और मेरे लिए खाना मेरे पसंद का ही होना चाहिए। इसके अलावा कमरे की सफाई वह तो तुम अकेले ही कर लोगी, और बाकी का क्या काम है वह तुम्हें ये लोग बता देंगे। उसके बाद आस्तिक वहां से सीधे बाहर की तरफ चला जाता है। अरुणिमा बस हैरानी से आस्तिक को जाता हुआ देखती रह जाती है। वह अपने मन में कहती है, अगर राजा साहब मुझसे इतनी ही नफरत करते हैं तो फिर क्यों उन्होंने मुझसे शादी की और क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अरुणिमा का एक मन किया कि वह अपनी जान दे दे। इस जिल्लत भरी जिंदगी में अभी उसका पहले ही दिन था और उसने पहले ही दिन अपने जीने की उम्मीद छोड़ दी है। सारी जिंदगी के बारे में सोचकर तो अरुणिमा की जैसे जान ही निकल रही थी। आस्तिक अपने कमरे से वापस आता है तो उसने बिजनेस सूट पहना हुआ था। अरुणिमा दरवाजे के पास सर झुका के खड़ी थी। आस्तिक उसके पास आता है और उसके कानों के पास झुकते हुए कहता है, रात के लिए तैयार रहना। अरुणिमा की हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि चेहरा उठाकर आस्तिक को देख सके, और आस्तिक अपने देवल अंदाज के साथ अरुणिमा को देखता हुआ वहां से चला जाता है। आस्तिक जैसे ही महल से बाहर निकलता है, अरुणिमा की जान में जान आती है और वह सबसे पहला भागकर अपने कमरे में जाती है।
अरुणिमा सबसे पहले बाथरूम जाती है और अपने गले में उंगली डालकर वह सारा खाया हुआ खाना उल्टी करती है। अपने खोए हुए स्वाभिमान और टूटे हुए आत्मसम्मान को संभालते हुए अरुणिमा ने जितना कुछ भी खाया था वह सब उसने उल्टी के जरिए बाहर निकाल दिया और अब उसकी हालत पहले से ज्यादा खराब हो गई थी। अरुणिमा अपनी साड़ी के आंचल से अपना मुंह पोंछते हुए वापस लिविंग रूम में आती है। उसे नाश्ते के लिए दोपहर का खाना बनाना था। आस्तिक की धमकी उसे अच्छी तरह से याद थी कि खाना उसकी पसंद का होना चाहिए, लेकिन उसकी पसंद क्या है यह उसे पता ही नहीं था। तभी अरुणिमा का ध्यान सीढ़ियों से उतरती प्रणाली के ऊपर जाता है, जो अपने फैशन हाउस जाने के लिए निकल रही थी। अरुणिमा प्रणाली के पास आती है और कहती है, प्रणाली, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि राजा साहब को खाने में क्या पसंद है और क्या नापसंद है? प्रणाली, जो फोन पर किसी से बात कर रही थी, वह अपना फोन काटते हुए अरुणिमा को देखती है और कहती है, भाई को मटर पनीर और हींग की तड़के वाली दाल बहुत पसंद है, और जहां तक बात रही नापसंद की तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें तुम नापसंद हो। अरुणिमा हैरानी से प्रणाली को देखते रह जाती है और प्रणाली अपने चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान लिए अरुणिमा को देखते हुए आगे चली जाती है। क्या फर्क पड़ता है अगर आस्तिक के साथ साथ उसका परिवार भी अरुणिमा की बेइज्जती करता है तो? अरुणिमा की आंखों से आंसू बहना चाहते थे, लेकिन जैसे उसने अपने दिल को अब मजबूत कर लिया था, ये सोचकर कि यही अब उसकी जिंदगी है और अगर उसने इस जिंदगी से छुटकारा पाना चाहा तो इसका भुगतान उसके परिवार को करना होगा। अरुणिमा मायूस चेहरे के साथ किचन की तरफ जाती है। रानी साहिबा को किचन में आया देखकर सारे नौकर सतर्क हो जाते हैं और सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। अरुणिमा अंदर आती है और अपनी साड़ी के आंचल को कमर में लगाते हुए कहती है, आप सब अपना काम कीजिए, मुझे बस राजा साहब के लिए खाना बनाना है, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी। ये कहते हुए अरुणिमा अपना काम करने लगती है और सब लोग दया भाव से अरुणिमा को देखने लगते हैं। आज तक इस किचन में प्रणाली और कीर्ति ने कभी कदम भी नहीं रखा था और रानी साहिबा अपनी शादी के दूसरे दिन ही किचन में आकर काम कर रही है। राजस्थान एयरपोर्ट। एक फ्लाइट अभी अभी राजस्थान एयरपोर्ट पर लैंड होती है और एक आदमी कुछ ब्लैक सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच में घिरा हुआ बाहर आता है। बाहर आते ही कुछ स्कॉर्पियो गाड़ी, जो एयरपोर्ट के बाहर इंतजार कर रही थी, एक गार्ड उस गाड़ी का दरवाजा खोलता है और वह आदमी उसमें बैठ जाता है। उसके साथ बैठा उसका असिस्टेंट कहता है, सर, हम यहाँ से सीधे होटल चेकआउट करेंगे ना? वह आदमी बाहर राजस्थान के नजरों को देखते हुए कहता है, नहीं, होटल नहीं जाएंगे। असिस्टेंट ने हैरानी से कहा, होटल नहीं जाएंगे तो फिर सर हम रहेंगे कहाँ पर? वह आदमी, जो अपने सनग्लासेस से बाहर का नज़ारा देख रहा था, उसने अपने एक हाथ से सनग्लासेस को उतारा और उन्हें फोल्ड करके जेब में रखते हुए कहा, जैसलमेर। असिस्टेंट हैरानी से कहता है, लेकिन सर, जैसलमेर में हमें क्या काम है? हमें तो यहाँ जयपुर में काम है ना, और जैसलमेर में इतनी जल्दी होटल बुकिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आदमी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वह कहता है, जैसलमेर में होटल बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मेरा घर है। असिस्टेंट हैरानी से अपने बॉस को देखते हुए कहता है, क्या आपका घर है? आपने कभी बताया नहीं कि आपका घर जैसलमेर में है। वह आदमी मुस्कुराते हुए अपने असिस्टेंट को देखता है और कहता है, बताया तो मैंने तुम्हें बहुत कुछ नहीं है, पर तुम पता कर लेते हो ना, तो ये भी पता कर लिया होता। उसका असिस्टेंट सर झुका लेता है और धीरे से कहता है, सॉरी सर, मेरा वह मतलब नहीं था। वह आदमी हंसते हुए ना में सर हिलाता है और कहता है, कोई बात नहीं रमन, ये तुम्हारी गलती नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी को इतना राज रखा हुआ है कि एक राज से पर्दा उठने के बाद एक नया राज सामने आता है। उसका असिस्टेंट हैरानी से अपने बॉस को देखते हुए कहता है, सर, मैं कुछ समझ नहीं। आदमी अपने असिस्टेंट से कहता है, तुम्हें कुछ समझने की जरूरत भी नहीं है, बस ये बताओ कि हमारी नई कंपनी के लिए जो जमीन देखी थी वह फाइनल हुई या नहीं? असिस्टेंट ने लैपटॉप उस आदमी की तरफ करते हुए कहा, जी सर, जमीन तो मिल गई है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वह जमीन यहाँ शहर की तरफ नहीं मिल रही है, बल्कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक छोटा सा राज्य है सिंघल नाम का, जमीन वहाँ पर है। पर बात ऐसी है कि जमीन की रजिस्ट्री के लिए वह लोग कह रहे हैं कि हमें वहाँ के राजा साहब से बात करनी होगी। वहाँ पर कोई भी नई कंपनी बनती है तो इसका डिसीजन वहाँ के राजा साहब लेते हैं। राजा साहब का नाम सुनते ही उस आदमी की आंखों में एक चमक सी आ जाती है और वह मुस्कुराते हुए कहता है, राजा साहब,
आस्तिक रायचंद असिस्टेंट हैरानी से अपने बॉस को देखते हुए कहता है, आप जानते हैं आस्तिक रायचंद को? वह आदमी मिस्टीरियस स्माइल के साथ खिड़की से बाहर देखते हुए कहता है, उस इंसान को सक्षम तलवार से बेहतर और कोई जान ही नहीं सकता है। अरुणिमा ने आस्तिक के कहे अनुसार उसके कमरे की सफाई की और उसके सारे कपड़े हाथ से साफ किए। दोपहर का खाना भी अरुणिमा ने आस्तिक के लिए खुद ही बनाया। इन सारे कामों को करते वक्त अरुणिमा ने पूरा ध्यान रखा कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। फिर से एक बार वह आस्तिक के गुस्से का सामना नहीं करना चाहती थी। दोपहर हो चुकी थी और अरुणिमा सीढ़ियों के पास खड़े होकर इंतजार कर रही थी आस्तिक के आने का। लेकिन हैरानी की बात है कि आस्तिक दोपहर के खाने के लिए महल वापस नहीं आया था। पर पृथ्वी, कीर्ति और प्रणाली आए थे। पृथ्वी ने अरुणिमा को अपने साथ खाना खाने के लिए कहा, लेकिन प्रणाली ने कहा कि वह भाई से पहले खाना कैसे खा सकती है। पृथ्वी और कीर्ति ने उसके बाद कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप अपना खाना खत्म करने लगे और अरुणिमा देख सकती थी कि यहाँ पर सब आस्तिक से कितना डरते हैं। और अगर आस्तिक के बाद वह किसी से डरते हैं तो वह है प्रणाली। अरुणिमा नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से किसी को भी सजा मिले, इसीलिए वह हर काम में सावधानी बरत रही थी। लेकिन अरुणिमा का दिल ही जानता था कि वह इन सब से कैसे डील कर रही थी। आस्तिक चाहता है कि अरुणिमा उसकी गुलाम बने और उसके इशारों पर नाचे। एक तरह से अरुणिमा उसके इशारों पर नाच भी रही थी, लेकिन अरुणिमा को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि आखिर आस्तिक उसे ये सब करवा क्यों रहा है। अरुणिमा को अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। वह अपनी माँ से बात करना चाहती थी, उन्हें बताना चाहती थी कि वह क्या महसूस कर रही है। लेकिन अरुणिमा अपना फ़ोन लेकर नहीं आई थी और यहाँ पर किसी भी चीज़ को हाथ लगाना उसके लिए मना था, वरना वह लैंडलाइन से अपनी माँ को फ़ोन कर लेती। अरुणिमा का दिल जानता था कि वह इस समय कैसा महसूस कर रही थी। उसे इस वक्त अपनी माँ की बहुत ज़रूरत थी। वह अपनी माँ की गोद में सर रखकर रोना चाहती थी और सुकून से सोना चाहती थी। खाना खाने के बाद प्रणाली अपने फैशन हाउस वापस चली गई और पृथ्वी भी अपने हॉस्पिटल वापस चला गया। लेकिन कीर्ति अपने कमरे में ही थी। इस घर में सिर्फ कीर्ति ही तो है जिसके साथ अरुणिमा थोड़ा खुलकर बात कर सकती है। वह कीर्ति से पूछना चाहती थी कि आखिर उसने ऐसा क्या किया है कि उसका भाई उसे इतनी बुरी सजा दे रहा है। कुछ सोचते हुए अरुणिमा कीर्ति के कमरे की तरफ चली जाती है। दरवाजे पर जाकर अरुणिमा कीर्ति को आवाज लगाती है। कीर्ति जो बाथरूम से अपना हाथ साफ करते हुए बाहर निकल रही थी, वह अरुणिमा को देखकर मुस्कुराती है और कहती है, अरे भाभी, आप अंदर आइए ना। अपने लिए भाभी सुनकर अरुणिमा के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ जाती है। कीर्ति और अरुणिमा एक ही क्लास में पढ़ते थे और उन दोनों ने एक साथ हंसी मजाक वाले पल भी बिताए थे। उसके बाद अचानक से उसके मुंह से भाभी सुन लेने में अरुणिमा को थोड़ा सा संकोच होने लगा। उसने कीर्ति से कहा, कीर्ति, तुम मुझे मेरे नाम से ही बुलाया करो। कीर्ति मुस्कुराते हुए अरुणिमा का हाथ पकड़ती है और उसे अंदर लाते हुए बैठाती है और कहती है, ठीक है अरुणिमा, मैं आज से तुम्हें आरू ही कहकर बुलाऊंगी, जैसे पहले बुलाया करती थी। कीर्ति की बात सुनकर अरुणिमा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। इस घर में आने के बाद पहली बार था जब अरुणिमा मुस्कुरा रही थी। अरुणिमा को मुस्कुराता देख कीर्ति मुस्कुरा देती है, लेकिन फिर कुछ याद करते हुए कहती है, आई एम सॉरी अरु, भाई के इस तरीके के बिहेवियर को मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन मैं उनकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। पता नहीं भाई तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, वह तो सबके साथ अच्छे से पेश आते हैं। अरुणिमा ने कहा, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है कीर्ति, मुझे मालूम है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? कीर्ति ने जल्दी से कहा, हाँ पूछो ना, तुम्हें क्या पूछना है? अरुणिमा संकोच के साथ कीर्ति को देखती है और कहती है, क्या तुम बता सकती हो राजा साहब को मुझसे इतनी नफरत क्यों है? मैंने ऐसा क्या किया है कि राजा साहब मुझे इस तरीके से पेश आते हैं? क्या मैंने कोई गलती की है? कीर्ति अफसोस के साथ अरुणिमा को देखकर कहती है, मुझे माफ़ कर दो अरुणिमा, मेरे पास तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं है। इनफैक्ट मैं तो खुद भाई के बिहेवियर से पूरी तरह से शौक हूँ। कीर्ति के जवाब से अरुणिमा का चेहरा फिर से मायूस हो गया था, लेकिन जब कीर्ति ने ये देखा तो अपनी जगह से खड़ी होती है और चहकते हुए कहती है, अरे तू फिक्र क्यों कर रही हो, मैं हूं ना यहाँ तुम्हारे साथ और कल हम दोनों एक साथ कॉलेज चलेंगे। कीर्ति की बात सुनकर अरुणिमा हैरान रह गई। वह तो इस बारे में भूल ही गई थी
उसका कॉलेज, उसकी पढ़ाई। अरुणिमा के जीवन में इतना कुछ हुआ था कि वह अपनी पढ़ाई के बारे में भूल ही गई थी। नहीं, वह अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ सकती है। वह राजा साहब से इस बारे में बात करेगी। उसे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। अरुणिमा ने सोच लिया था कि वह राजा साहब से अपनी पढ़ाई के बारे में बात करेगी। वह कुछ और देर कीर्ति के साथ उसी के कमरे में बैठी थी। देखा जाए तो एक तरह से कीर्ति ही थी जिसके साथ वह कंफर्टेबल होकर बात कर सकती थी। कीर्ति ने एक पुरानी एल्बम अरुणिमा को दिखाई जिसमें राजा साहब के राज्याभिषेक से लेकर अब तक की सारी तस्वीरें थी और रिश्तेदार थे। अरुणिमा देखती है कि इसमें राजा साहब के बचपन से लेकर अब तक के उनके कारनामों की बहुत सारी तस्वीरें हैं। कुछ में वह शिकार कर रहे हैं तो कुछ में वे पॉलिटिशियन से मिल रहे हैं, और इनमें कुछ रिश्तेदार भी हैं जो आसपास की रियासतों में बसे हुए हैं। लेकिन इन सब तस्वीरों में उसकी माँ और पिता की तस्वीर कहीं भी नहीं है। अरुणिमा ने हैरानी से पूछा, कीर्ति, तुम्हारे माँ बाप की तस्वीर नहीं है इसमें? कीर्ति मायूस सा मुंह बनाते हुए कहती है, मैं उन लोगों के बारे में ज्यादा नहीं जानती हूँ। मेरे लिए तो बड़े भाई, पृथ्वी भाई और प्रणाली दीदी ही मेरा परिवार है। इसके अलावा उन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है कि मुझे किसी और की जरूरत ही महसूस नहीं होती है। अरुणिमा ने हिचकिते हुए पूछा, तुमने कभी जानना नहीं चाहा अपने माता पिता के बारे में? कीर्ति ने कहा, कई बार सोचा था कि भाई से इस बारे में बात करूं, लेकिन उनका गुस्सा याद करके अपने ख्यालों को मैंने अपने अंदर ही रख लिया। अरुणिमा कीर्ति की बात हैरानी से सुन रही थी। तभी कीर्ति के रूम का दरवाजा खुलता है और पृथ्वी अंदर आते हुए कहता है, अरुणिमा, मेरे साथ आओगी, मुझे कुछ काम है। अरुणिमा अच्छे से जानती थी कि पृथ्वी उसे क्यों बुला रहा है। उसने कीर्ति की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा कीर्ति, अब तुम आराम करो, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। कीर्ति मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाती है और अरुणिमा पृथ्वी के साथ वापस लिविंग रूम में आ जाती है। अरुणिमा देखती है, लिविंग रूम के टेबल पर पृथ्वी का मेडिकल बैग रखा हुआ है। वह समझ गई थी पृथ्वी ने उसे किस लिए बुलाया है। पृथ्वी सोफे पर बैठ जाता है और अरुणिमा उसके सामने बैठ जाती है। पृथ्वी अपने बैग में से एक इंजेक्शन और सिरिंज निकालता है और अरुणिमा अपना दायां हाथ आगे करती है। पृथ्वी अरुणिमा के हाथ में वह इंजेक्शन इंजेक्ट करते हुए कहता है, ये 3 महीने का है, उसके बाद याद से दूसरी डोज ले लेना। अरुणिमा के लिए यह बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल था। वह पृथ्वी से इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी। हालांकि पृथ्वी डॉक्टर था और पृथ्वी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। वह दिन में 10 पेशेंट से प्रेगनेंसी के बारे में बात करता था, लेकिन अरुणिमा के सामने बात करना उसके लिए भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा था। पृथ्वी अरुणिमा की झिझक अच्छे से पहचान पा रहा था। उसने इंजेक्शन लगाने के बाद वहां पर कॉटन से दवाई अप्लाई की और बैंडेज लगाते हुए कहा, एक बात कहूं अरुणिमा? अरुणिमा ने हल्का सा चेहरा उठाकर पृथ्वी को देखा, लेकिन उसने मुंह से कुछ भी नहीं कहा। पृथ्वी ने अपने बैग में सामान वापस रखते हुए कहा, मैं बस इतना ही कहूंगा कि भाई जो कहे उनकी बात मान लिया करो। मैं नहीं चाहता कि वह तुम पर ज्यादा नाराज हो और हो सके तो उन्हें गुस्सा मत दिलाना, क्योंकि भले ही तुमने मेकअप से उन्हें छुपा लिया था, पर दिल के जख्म छुपे नहीं छुपते हैं। अरुणिमा हैरानी से पृथ्वी को देखते रह जाती है। मतलब पृथ्वी को पता था कि अरुणिमा ने मेकअप से अपने शरीर पर जख्मों को छुपाया था। पृथ्वी अरुणिमा को देखकर कहता है, मैं डॉक्टर हूँ। डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत सारे केसेज आते हैं मेरे पास, जिसमें औरतें किसी तरीके से मेकअप के जरिए अपने चेहरे पर लगे जख्मों को छुपा कर रखती है। अरुणिमा की आंखें भर आई थी। उसने धीरे से अपना चेहरा नीचे झुका लिया। उसकी आंखों से पानी की बूंद उसके हाथ पर गिरती है। पृथ्वी अरुणिमा को सांत्वना देना चाहता था, लेकिन उसने धीरे से अरुणिमा से कहा, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। भाई की कही बात को कभी भी ना करने की कोशिश मत करना। अगर उन्हें गुस्सा आ जाता है फिर वह किसी की नहीं सुनते हैं। अरुणिमा ने सुबकते हुए कहा, राजा साहब को मुझे क्या परेशानी है? मैंने उनका क्या बिगाड़ा है कि उन्होंने शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद की? पृथ्वी का चेहरा नीचे झुक जाता है और वह धीरे से ना में सर हिलाते हुए कहता है, मुझे खुद नहीं पता है, लेकिन अरुणिमा मेरा यकीन करो, मेरा भाई गलत नहीं कर सकता है। जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी। अरुणिमा ने रोते हुए पृथ्वी को देखा और कहा, क्या वजह हो सकती है और इतनी कौन सी बड़ी वजह हो सकती है कि वह मेरे साथ जानवरों जैसा सलूक करते हैं? मुझे नहीं पता उनके दिल में मेरे लिए इतनी नफरत क्यों है, लेकिन वह नफरत की आग
मुझे जीते जी जला रही है। तुम्हें पता है तुम्हारे भाई ने मेरे साथ क्या किया है? पृथ्वी जल्दी से अपना चेहरा घुमा लेता है। आज सुबह अरुणिमा के जख्मों का पता चलने के बाद पृथ्वी को अंदाजा हो गया था कि रात को आस्तिक कितना क्रूर रहा होगा। अरुणिमा ने कहा, जिस चीज को सोचकर ही तुमने अपना चेहरा घूम लिया है ना, उस चीज को मैंने जिया है। जरा सोच कर देखो मुझ पर क्या बीत रही होगी। और जो चीज उन्होंने सबके सामने नहीं की है, उसके बारे में सोचकर ही मेरा मन डर से भर जाता है। तो उसका क्या जो उसने सबके सामने किया है? पृथ्वी अफसोस के साथ अरुणिमा को देखता है। तो अरुणिमा कहती है, आज सुबह उसने मुझे नॉनवेज खिलाया, ये जानते हुए भी कि मैं शाकाहारी हूँ। तुम्हें लगता है इसके बाद भी मैं तुम्हारे भाई को समझने की कोशिश करूंगी? पृथ्वी ने जल्दी से कहा, तुमने नॉनवेज नहीं खाया है? अरुणिमा हैरानी से पृथ्वी को देखती रह जाती है। तो पृथ्वी हाँ सर हिलाते हुए कहता है, हाँ अरुणिमा, तुमने नॉनवेज नहीं खाया है। अरुणिमा कहती है, क्या बकवास कर रहे हो? आज सुबह सबके सामने उसने मुझे चिकन खाने को दिया था और अब तुम कह रहे हो कि मैंने नॉनवेज नहीं खाया है। पृथ्वी ने पहले तो आसपास देखा और जब उसने देखा कि सारे सर्वेंट इस समय यहाँ मौजूद नहीं है, तो वह धीरे से अरुणिमा के पास खिसकते हुए आता है और हल्की आवाज में उससे कहता है, हाँ अरुणिमा, तुमने नॉनवेज नहीं खाया है और यही बात सच है, मेरा यकीन करो। अरुणिमा हैरानी से पृथ्वी को देखती रह जाती है। तो पृथ्वी कहता है, अरुणिमा, इस घर में कोई नॉनवेज नहीं खाता है, इनफैक्ट सर्वेंट भी नहीं खाते हैं। लेकिन आज मॉर्निंग में सविता आंटी जब अपने हाथ में एक पैकेट लेकर रसोई की तरफ जा रही थी, तब मैं गार्डन में ही एक्सरसाइज कर रहा था। मुझे बहुत अजीब सी बदबू आई, तो मैंने सविता आंटी से पूछा कि इसमें क्या है। तब उन्होंने बताया, इसमें चिकन है, जो राजा साहब ने मंगवाया है तुम्हारे लिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, भाई ने तुम्हारे लिए चिकन क्यों मंगवाए हैं, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता था कि तुम चिकन नहीं खाती हो और इसे खाने से बेहतर है कि तुम सारी जिंदगी भूखी रहोगी, भले ही भूख की वजह से तुम्हारी जान क्यों ना चली जाए। मुझे पता नहीं था कि भाई तुम्हारे साथ क्या करना चाहते हैं, लेकिन उस समय मुझे सिर्फ तुम्हारा ख्याल आया, इसीलिए मैंने उस चिकन को बाहर फेंकवा दिया। पृथ्वी की बात सुनकर अरुणिमा हैरानी से पृथ्वी को देखती है और कहती है, तुमने चिकन बाहर फेंक दिया था? तो वह क्या था जो मैंने खाया था? सोया चाप। अरुणिमा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वह अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। पृथ्वी जल्दी से कहता है, देखो अरुणिमा, मुझे नहीं पता था कि भाई क्या करने वाले हैं, लेकिन उनके इरादे मुझे कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने ये किया है। और भाई कौन सा आकर तुम्हारी थाली में से उठाकर देखेंगे कि तुम चिकन खा रही हो या सोया चाप। बस फिर क्या था, मैंने सविता आंटी से कहा कि सोया चाप को छोटे छोटे पीस में काट के बिल्कुल वैसे ही बनाए जैसे चिकन बनाते हैं। अरुणिमा हैरान तो हुई, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी भी आ गई। उसने जल्दी से पृथ्वी का हाथ पकड़ते हुए रोती हुई लेकिन खुशी जाहिर करती हुई आवाज में कहा, थैंक यू पृथ्वी, थैंक यू सो मच। तुम्हें नहीं पता आज सुबह से मेरा मन कितना कच्चा हो रहा था, ये जानकारी कि मैंने वह चीज खाई है जिसके लिए मेरी आत्मा मुझे गवाही नहीं दे रही थी। पर अब मेरा मन बहुत हल्का हो गया है। थैंक यू पृथ्वी, तुम सच में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। पृथ्वी भी मुस्कुराता है और हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, बस समझ लो, जो दोस्ती मैंने तुमसे की है यह उसी को निभाने के लिए किया है। और हाँ, सविता आंटी इसमें हमारी मदद कर रही है। आज के बाद जब भी तुम्हें चिकन खाने के लिए दिया जाएगा तो वह चिकन नहीं होगा, सोया चाप होगा। लेकिन भाई के सामने तुम ऐसे ही खाना जैसे कि चिकन खा रही हो। अगर भाई को शक हो गया तो इसका हर्जाना सविता आंटी को भुगतना पड़ेगा। तुम समझ रहे हो ना भाई की सजा वाली बात। अरुणिमा जल्दी से हाँ में सर हिलाती है और कहती है, फिक्र मत करो, मैं समझ गई हूँ। रात का समय रात के करीब 1 o'clock बजने को आया था। अरुणिमा फर्श पर लेटी हुई थी, लेकिन आस्तिक अभी तक घर नहीं आया था। वैसे अरुणिमा आस्तिक का इंतजार कर भी नहीं रही थी, बल्कि जब तक आस्तिक घर नहीं आता है तब तक अरुणिमा सुकून की नींद सो सकती है, यही सोचकर वह खुश हो रही थी। अरुणिमा फर्श पर बिछे हुए कालीन पर आराम से सो रही थी। तभी अचानक से कमरे का दरवाजा खुलता है। इतनी तेज दरवाजे की आवाज से अरुणिमा नींद से जाग जाती है और डर के मारे फर्श पर बैठ जाती है। सामने से आस्तिक की भयंकर सी आभा अरुणिमा को अपने पास आती हुई नजर आती है, लेकिन इस वक्त आस्तिक कुछ अलग लग रहा था।
जैसे जैसे आस्तिक अरुणिमा के पास चलता हुआ आ रहा था, अरुणिमा खड़ी हो जाती है। आस्तिक अरुणिमा के बिल्कुल पास आ जाता है और अब अरुणिमा को आस्तिक से अजीब सी बदबू आ रही थी। उसने अपना चेहरा सिकुड़ते हुए अपनी नाक बंद करते हुए कहा, राजा साहब, पीकर आए हैं। लेकिन अगले ही पल आस्तिक ने अरुणिमा की कमर पर हाथ डालते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। अरुणिमा एक पल के लिए चौंक गई और उसी के साथ उसके मन में उस डर ने घर कर लिया था कि आस्तिक उसे सजा देगा। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत आस्तिक ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखते हुए कहा, मेरी स्वीट सी बीवी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। अरुणिमा डर से कांप गई। उसने हैरानी से आस्तिक को देखा। भले ही आस्तिक ने ये शब्द मुस्कुराते हुए कहे थे, लेकिन उसके एक्सप्रेशन कहीं से भी फ्रेंडली नजर नहीं आ रहे थे, बल्कि अरुणिमा उसकी बाहों में ऐसी थी जैसे कि शिकारी के पंजे में कोई शिकार है। आस्तिक ने अरुणिमा के सामने एक पैकेट करते हुए कहा, जाओ, इसे पहन कर आओ। अरुणिमा हैरानी से उस पैकेट को देखती है और फिर अपने हाथ बढ़ाकर वह पैकेट ले लेती है। अरुणिमा ने जैसे ही वह पैकेट खोलकर अंदर देखा, उसकी आंखें अविश्वास से भर गई। उसने कांपते हुए आस्तिक को देखकर कहा, नहीं राजा साहब, मैं यह नहीं पहनूंगी। पर अगली ही पल आस्तिक ने अरुणिमा की साड़ी के आंचल को अपने हाथों से खींचते हुए उसके सीने से हटा दिया। अरुणिमा के हाथ से वह पैकेट छूटकर जमीन पर गिर गया और उसने अपने दोनों हाथों से अपने सीने को ढक लिया। अरुणिमा मायूसी के साथ राजा साहब को देखती है, तो आस्तिक उससे कहता है, वैसे तुम इसे वॉशरूम में भी जाकर बदल सकती हो, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है अपने हाथों से तुम्हें इसे पहनने में। तुम चाहती हो मैं ऐसा करूं? अरुणिमा की आंखों से आंसू गिर गए थे। उसने जल्दी से झुककर वह पैकेट उठाया और उसे लेकर सीधे बाथरूम में भाग गई। उसके बाथरूम में जाते ही आस्तिक पागलों की तरह हंसता हुआ सोफे पर आकर बैठ जाता है और अपने दोनों हाथ सोफे पर फैला देता है। 2 मिनट बाद बाथरूम का दरवाजा खुलता है और अरुणिमा एक शॉर्ट सी ड्रेस में बाहर आती है, जिसमें उसकी गोरी टांगें और क्लीवेज रिवील हो रही थी। पता नहीं क्या छुप रहा था उस ड्रेस से, पर दिख सब कुछ रहा था। अरुणिमा अपने एक हाथ से अपनी क्लीवेज को ढकने की कोशिश करते हुए अपने दूसरे हाथ से उस शॉर्ट ड्रेस को जांघों से नीचे खींच रही थी। उसका चेहरा मायूसी से झुका हुआ था, पर आस्तिक के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। उसने अरुणिमा को देखते हुए कहा, इधर आओ। अरुणिमा को पृथ्वी की कही बात याद आती है कि कुछ भी करना, पर आस्तिक को गुस्सा मत दिलाना, उसकी हर बात मानना। कहीं ऐसा ना हो कि अपने गुस्से के चलते आस्तिक कुछ ऐसा कर जाए जो उसे नहीं करना चाहिए। अरुणिमा मायूसी के साथ धीरे कदमों से आस्तिक के पास आने लगी, पर जैसे ही वह आस्तिक से 2 कदम की दूरी पर थी, आस्तिक ने उसका हाथ पकड़कर खींचकर उसे अपनी गोद में बिठा लिया। आस्तिक ने एक हाथ से अरुणिमा को कमर से पकड़े हुए अपने गोद में बिठा रखा था और दूसरे हाथ से वह उसके बालों को कानों के पीछे करते हुए कहता है, सेक्सी लग रही हो। आस्तिक को अरुणिमा का कांपता हुआ शरीर महसूस हो रहा था। उसने धीरे से अरुणिमा से कहा। अरुणिमा हैरानी से आस्तिक को देखने लग जाती है। वह जल्दी से उसकी गोद से उठकर खड़ी हो जाती है और उससे कहती है, राजा साहब, मैं यह नहीं करूंगी। मैं कोई बाजारू लड़की नहीं हूँ जो डांस करके मुझे आपको इम्प्रेस करना होगा। अरुणिमा के ऐसा कहने से आस्तिक का चेहरा सख्त हो जाता है और वह गुस्से में अपनी जगह से खड़े होते हुए कहता है, तुम मुझे मना कर रही हो, अंजाम जानती हो। अचानक से बदले आस्तिक के बिहेवियर को देखकर अरुणिमा को पता चल गया था कि उसने आस्तिक को नाराज कर दिया है। पर अगले ही पल अरुणिमा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और उसका पूरा शरीर डर से कांपने लगता है, क्योंकि आस्तिक ने अपने बेल्ट को खोलना शुरू कर दिया था। अरुणिमा धीरे धीरे पीछे होते हुए आस्तिक को देखती है और बेबसी के साथ कहती है, राजा साहब, ऐसा मत कीजिए। देखिए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप मुझसे इतनी नफरत करते हैं तो क्यों आपने मुझसे शादी की है? आप मुझे सजा दे रहे हैं, कम से कम मुझे मेरा अपराध तो पता हो। लेकिन आस्तिक ने कोई जवाब नहीं दिया। वह वैसे ही अपने बेल्ट को अपने हाथों में लपेटता हुआ अरुणिमा के पास आने लगा। अरुणिमा को एहसास हो गया था कि यह मॉन्स्टर अब अपने गुस्से को शांत किए बिना नहीं मानेगा। कमरे में म्यूजिक अभी भी बज रहा था और आस्तिक अरुणिमा की तरफ बढ़ रहा था। अरुणिमा को अपने बचाव के लिए सिर्फ एक ही रास्ता नजर आया और उसने जल्दी से अपने हाथ खोलकर डांस करना शुरू कर दिया। अरुणिमा का नाच देख आस्तिक के कदम रुक गए और अरुणिमा अपने शरीर को म्यूजिक की बीट पर लहराने लगी। अरुणिमा ने आस्तिक के सीने पर हाथ रखते हुए उसे पीछे धकेलते हुए सोफे पर ले गई।
आस्तिक एक झटके के साथ सोफे पर बैठ जाता है और अरुणिमा अपना एक घुटना सोफे पर रखते हुए आस्तिक के गले में बाहें डालते हुए डांस कर रही थी। हॉट ड्रेस से दिखती हुई अरुणिमा की बॉडी आस्तिक को अट्रैक्ट कर रही थी और उसका वह हॉट डांस आस्तिक को सेड्यूस करने में कामयाब हो गया था। आस्तिक के पूरे हाथ अरुणिमा के शरीर पर चल रहे थे और अरुणिमा को इस समय बहुत घृणा सी महसूस हो रही थी। हालांकि उसे डांस नहीं आता था, लेकिन उसे इतना तो पता चल गया था कि वह आस्तिक को सेड्यूस करने में कामयाब रही है। अरुणिमा को अपनी हरकत पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। आस्तिक ने अरुणिमा को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, तो तुम्हें मर्दों को इम्प्रेस करना आता है? अरुणिमा हैरानी से आस्तिक को देखती रह जाती है और उसके कई शब्दों का मतलब समझने लगती है। आस्तिक अरुणिमा की आंखों में देखते हुए डेविल स्माइल के साथ कहता है, तुम मुझे सेड्यूस करने में कामयाब रही। अरुणिमा हैरानी से आस्तिक को देखती रह जाती है और आस्तिक अरुणिमा को गोद में उठाते हुए बिस्तर पर पटक देता है। अरुणिमा डर से पीछे होने लगती है, लेकिन आस्तिक ने उसके पैरों को पकड़ते हुए उसके ऊपर आ जाता है और एक झटके में उसकी ड्रेस को फाड़ कर फेंक देता है। अरुणिमा कस के अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन आस्तिक पूरा मॉन्स्टर बन चुका था। अरुणिमा की चीखें एक बार फिर से उस कमरे में गूंजने लगी थी, और आज तो आस्तिक कल से भी ज्यादा कठोर था। अरुणिमा लगभग बेहोश होने को आई थी, पर शायद आस्तिक को फर्क नहीं पड़ता था कि अरुणिमा होश में हो या बेहोश। अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद आस्तिक उठकर बाथरूम जाता है और खुद को साफ करके वापस कमरे में आता है। वह फिर से बैग के पास आते हुए अरुणिमा के हाथों को पकड़कर उसे बेड से नीचे धकेल देता है। अरुणिमा फिर से फर्श पर गिरी हुई थी, लेकिन आस्तिक आज नशे में था और नशे में उसने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि अरुणिमा के शरीर पर कपड़ा नहीं है। अरुणिमा बेहोशी की हालत में फर्श पर पड़ी हुई थी और आस्तिक हल्के लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ कमरे से बाहर चला जाता है। हमेशा की तरह वह फिर से अपनी मां के कमरे में गया था। वह अपनी मां की तस्वीर के सामने खड़ा होता है और उस पर हाथ फेरते हुए कहता है, मुझे याद है मां, कैसे हमें एक वक्त की रोटी देने के लिए तुमने पार्टीज में नाचना शुरू किया था। बड़े बड़े रईस लोगों के यहाँ जाकर तुम उनके सामने नाचा करती थी ताकि तुम्हारे बच्चों को रोटी मिल सके, और आज अरुणिमा ने भी वही किया है। जैसे तुम अपने आत्मसम्मान को मार के लोगों के सामने नाचा करती थी, वैसे ही आज अरुणिमा ने मेरे सामने डांस किया है। बस तुम देखते जाओ माँ, तुम्हारे साथ हुए हर एक हादसे की कीमत उसकी बेटी कैसे चुकाएगी। उस औरत को भी तो पता चले कि पति के छोड़ने के बाद एक औरत की जिंदगी क्या हो जाती है। बस माँ, तुम थोड़ा सा सब्र रखना और मुझ पर भरोसा रखना। बस कुछ दिन और उसके बाद शारदा मेहरा अपने सबसे बुरे वक्त को देखेगी। ये कहते हुए आस्तिक अपनी माँ की तस्वीर से अपना सर लगा देता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। आस्तिक की आंखों से आंसू गिर रहे थे। एक तरफ तो वह अपनी माँ से अपने मन की बात करके अपना मन हल्का कर रहा था, तो दूसरी तरफ से उसके मन में अरुणिमा की छवि आ रही थी। दूसरी तरफ जैसलमेर व्हाइट विला सक्षम तलवार अपनी स्टडी रूम में बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। तभी एक औरत स्टडी रूम का दरवाजा खोलते हुए कहती है, सक्षम बाबा, सुबह होने को आई है, अब तो सो जाइए। सक्षम मुस्कुराते हुए उस औरत को देखता है और खड़े होते हुए कहता है, काकी, आपसे कितनी बार कहा है मेरे लिए इतनी रात तक मत जगा कीजिए। मैंने आपको मुंबई से यहाँ इसीलिए बुलाया है ताकि आप अपना ख्याल रख सके, ना कि मेरे पीछे पड़ी रहे। जाकर सो जाए। लेकिन वह औरत अंदर आते हुए उदासी से कहती है, अरे कैसे ना मैं आपका ख्याल करूं। आपके माता पिता आपको मेरे भरोसे छोड़कर गए थे और मुझे कह कर गए थे मेरे सक्षम का ख्याल रखना। उन्हीं के दिए वचनों को निभाते हुए आज तक आपको संभाल रही हूँ। लेकिन अब मेरी भी उम्र हो गई है, इसीलिए तो ऊपर वाले से यही प्रार्थना करती हूँ कि जल्द से जल्द आपको संभालने वाली कोई आ जाए ताकि मैं रिटायर हो सकूं। सक्षम हंसता हुआ अपनी कुर्सी से खड़ा होता है और काकी के पास आते हुए उनका कंधा पकड़ता है और उन्हें सोफे पर बैठाता है। भले ही मेरे जीवन में कोई भी आ जाए, लेकिन आपके जैसा मुझे कोई नहीं संभाल सकता है। सक्षम खड़ा होते हुए टेबल के पास जाता है और अपना फोन लेते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, अब मैं सोने जा रहा हूँ, आप भी जाकर सो जाए। वैसे भी कल सुबह चाचा जी और चाची आ रहे हैं, मैं उनके आने से पहले ही ऑफिस निकल जाना चाहता हूँ। काकी अपनी जगह से खड़े होते हुए हल्की उदासी के साथ कहती है, तुम्हारे चाचा और चाची भी अजीब प्राणी है। इस दुनिया में खुद की बेटी को तो विलायत में रखा हुआ है और उसकी तरफ देखते भी नहीं है कि वह क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है।
और तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। सक्षम मुस्कुराता हुआ उन्हें देखकर कहता है, हो सकता है यह उनके प्यार जताने का तरीका हो। खैर, मैंने उनकी बातों का कभी बुरा नहीं माना है। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, आप भी जाकर सो जाए। ये कहते हुए सक्षम अपने कमरे की तरफ चला जाता है। अगले दिन सुबह महल में पृथ्वी अपना प्रोटीन शेक लेता हुआ जिम एरिया की तरफ जा रहा था। पिछले कुछ दिनों से पृथ्वी का किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। उसका दिल बहुत भारी सा हो गया था। जिंदगी में पहली बार उसे कोई लड़की पसंद आई थी और वह भी उसकी भाभी बन गई। पृथ्वी अपने ही ख्यालों में गुम होता हुआ चला जा रहा था। तभी वह आस्तिक के कमरे के सामने से गुजरता है और एक पल के लिए चौंक जाता है। आस्तिक का कमरा हमेशा बंद रहता है। किसी को उसके कमरे में जाने की इजाजत नहीं होती है जब तक आस्तिक खुद ना कहे। लेकिन आज उसका कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था। पृथ्वी एक पल के लिए हैरान हो जाता है। ये पहली बार था जब आस्तिक के कमरे का दरवाजा खुला दिख रहा था। क्योंकि आस्तिक हमेशा सबसे देर से उठता था, इसीलिए उसका कमरा भी बंद रहता था। लेकिन आज ये बंद नहीं है। पृथ्वी कुछ सोचता हुआ दरवाजे के पास जाता है और अपने मन में कहता है, क्या मुझे अंदर जाना चाहिए? भाई अब शादीशुदा है और उनके साथ अरुणिमा भी होगी, लेकिन ये दरवाजा खुला हुआ है। मुझे तो कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। अगर भाई और अरुणिमा दोनों अंदर ही है तो दरवाजा बंद क्यों नहीं है? तभी पृथ्वी को आस्तिक का व्यवहार याद आता है कि वह कैसे अरुणिमा के साथ पेश आता है। यही सोचते हुए कि कहीं आस्तिक ने अरुणिमा को कुछ कर तो नहीं दिया, पृथ्वी एकदम से अंदर चला जाता है। कमरे में अंधेरा था, पृथ्वी को कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। उसने धीरे से आस्तिक को आवाज लगाई, भाई आप है क्या यहाँ पर? 1 मिनट तक जब पृथ्वी ने ये पाया कि आस्तिक ने कोई जवाब नहीं दिया, तो उसने खुद ही हाथ बढ़ाकर स्विच बोर्ड से लाइट ऑन कर दी। सारे कमरे में रोशनी हो गई थी और पृथ्वी सारा कमरा देख रहा था। ना तो यहाँ पर आस्तिक दिख रहा था और ना ही अरुणिमा। पृथ्वी यह सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र बैग के पास जाती है और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। बैग के उस तरफ से सिर्फ 2 पैर दिख रहे थे। पृथ्वी दरवाजे के पास खड़ा था और अरुणिमा बेहोशी की हालत में बैग के दूसरी तरफ पड़ी हुई थी। इसीलिए पृथ्वी को सिर्फ अरुणिमा के पैर का हिस्सा ही दिखा। पृथ्वी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने जल्दी से अपना चेहरा घुमाया। उसने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, भाई ये सब आपने किया है। पृथ्वी जल्दी से आस्तिक के कमरे से निकलता है और निकलने से पहले वह दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर देता है। वह जल्दी से कीर्ति के कमरे में जाता है। कीर्ति जो अभी अभी सोकर ही उठी थी, उसने उबासी लेते हुए दरवाजा खोला ही था कि पृथ्वी उसका हाथ पकड़ते हुए उसे खींचने लगता है। कीर्ति हैरानी से कहती है, भाई क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा। लेकिन पृथ्वी कीर्ति को खींचते हुए आस्तिक के कमरे के बाहर लाकर खड़ा करता है और कहता है, अंदर जाओ और उसकी मदद करो। कीर्ति डर से पीछे हो जाती है और कहती है, नहीं, मैं आस्तिक भाई के कमरे में नहीं जाऊंगी। उन्हें पता चल गया तो मुझ पर गुस्सा होगे। लेकिन पृथ्वी जबरदस्ती दरवाजा खोलकर कीर्ति को अंदर धकेलते हुए कहता है, मैंने कहा ना, अंदर जाओ और अरुणिमा की मदद करो। कीर्ति अंदर आती है, लेकिन डर उसके चेहरे पर अभी भी था। तभी उसकी नज़र अरुणिमा के पैरों पर जाती है, जो बैग के कोने से झांक रहे थे। कीर्ति जब अरुणिमा को देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वह अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। वह जल्दी से एक बेडशीट लेती है और सबसे पहले अरुणिमा को ढकती है। कीर्ति की आंखों से आंसू बहने लगे थे। अरुणिमा की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। दूसरी तरफ आस्तिक अभी भी अपनी मां के कमरे में जमीन पर सो रहा था। सुबह की रोशनी पड़ने से आस्तिक की नींद खुल जाती है और वह उठकर बैठ जाता है। कल रात वह नशे की हालत में अपनी मां के कमरे में आया था और अपनी मां से नशे की हालत में बात करते करते वह कब सो गया, उसे खुद भी पता नहीं चला। वह इस बात को भूल ही चुका था कि वह अरुणिमा को फर्श पर छोड़कर आया है। आस्तिक उठकर बैठ जाता है और अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा रगड़ने लगता है। हैंगओवर उसके सर पर अभी भी दर्द की तरह बना हुआ था। आस्तिक खड़ा होते हुए अपनी मां की तस्वीर को देखता है। मुस्कुराती हुई उसकी मां की तस्वीर आस्तिक के चेहरे पर मुस्कान ला देती है और वह कहता है, गुड मॉर्निंग मां, अभी तो मैं जा रहा हूं, पर जल्दी आपसे मिलने आऊंगा। आस्तिक अपने कमरे की तरफ आता है कि तभी उसकी आंखें छोटी हो जाती है। 2 सर्वेंट उसके कमरे के बाहर खड़े थे। एक के हाथ में सूखा हुआ टॉवल था और दूसरे के हाथ में पानी का बाउल।
उन दोनों को वहां देखकर आस्तिक घुरते हुए कहता है, तुम लोग मेरे कमरे के बाहर क्या कर रहे हो? वह दोनों सर्वेंट जब आस्तिक को देखते हैं तो जल्दी से पीछे होते हैं और अपना सर झुकाते हुए कहते हैं, वो राजा साहब, हमें यहाँ पर खड़ा रहने के लिए कहा गया है। उन दोनों सर्वेंट की बात सुनकर आस्तिक का चेहरा सख्त हो गया और उसने घूरते हुए अपने कमरे के बंद दरवाजे को देखा। इसकी इजाजत के बिना कोई उसके कमरे में जाने की हिम्मत भी नहीं करता है। आस्तिक जल्दी से अपने कमरे में जाता है और दरवाजा खोलने के साथ ही उसकी आंखें छोटी हो जाती है। पृथ्वी और कीर्ति एक तरफ खड़े थे और एक फीमेल डॉक्टर पृथ्वी से कुछ कह रही थी। दरवाजा खुलने की आवाज से सबका ध्यान दरवाजे की तरफ जाता है और आस्तिक अपने कमरे में इतने सारे लोगों को देखते हुए सख्त आवाज में कहता है, क्या हो रहा है यहाँ पर? फीमेल डॉक्टर जल्दी से पीछे हो जाती है और कीर्ति आस्तिक से कहती है, भाई, अरुणिमा ठीक नहीं है, हमें उसके लिए डॉक्टर को बुलाना पड़ा है। कीर्ति के ये कहने पर आस्तिक अपना चेहरा घुमाकर बेड पर बेहोश पड़ी अरुणिमा को देखता है। बेडशीट बदल दी गई थी, अरुणिमा को कपड़े पहना दिए गए थे और अब वह बेड पर लेटी हुई थी, लेकिन अभी भी बेहोश थी। आस्तिक ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप चलते हुए आया और सोफे पर बैठ गया। उसने सामने रखे जग में से गिलास में पानी डालते हुए फीमेल डॉक्टर से कहा, क्या हुआ है इसे? आस्तिक ने यह बात बहुत ही नर्म और सरल लहजे से कही थी, जैसे कि वह अरुणिमा के लिए सच में चिंता नहीं कर रहा था, बस यूं ही फॉर्मेलिटी के लिए उसका पूछना जरूरी था। पृथ्वी ने अपना मुंह सिकोड़ लिया। फीमेल डॉक्टर धीरे से कहती है, वह राजा साहब, दरअसल मैडम को बहुत ज्यादा कमजोरी है, शायद वह ठीक से खाना नहीं खा रही है, उसके ऊपर फोर्स इंटिमेसी के साइन भी हैं। आस्तिक के हाथ रुक गए और उसने कीर्ति को देखते हुए कहा, तुम्हें कॉलेज जाने में देर नहीं हो रही है, जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। अपने भाई का आदेश सुनते ही कीर्ति वहां से चली जाती है। डॉक्टर के ये कहती ही पृथ्वी पूरी तरह से घूम जाता है, जैसे वह इन शब्दों को सुन ही नहीं पा रहा था। आस्तिक ने पानी पीते हुए डॉक्टर से कहा, तो कितना टाइम लगेगा इसे फिर से ठीक होने में? डॉक्टर ने झिझकते हुए कहा, राजा साहब, कम से कम 2 हफ्ते तो लग ही जाएंगे। आस्तिक कस के अपनी आंखें बंद करता है और अपने हाथ के इशारे से डॉक्टर को जाने का इशारा करता है। डॉक्टर जल्दी से अपना हॉस्पिटल बैग लेती है और वहां से चली जाती है। उसके जाते ही आस्तिक कस के अपना सर पकड़ते हुए धीरे आवाज में कहता है, नई शादी, मैं 2 हफ्ते कैसे बर्दाश्त करूंगा? लेकिन पृथ्वी का चेहरा सख्त हो गया। उसने पलटकर आस्तिक को देखा और लगभग चिल्लाते हुए कहा, भाई, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? लेकिन आस्तिक ने बहुत ही सामान्य तरीके से पृथ्वी को देखते हुए कहा, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? अरे, वह मेरी बीवी है, अब मैं अपनी बीवी के साथ इंटीमेट नहीं होगा तो क्या इसके लिए दूसरी औरत लेकर आऊं? पृथ्वी शक्ति के साथ कहता है, भाई, दिस इज डिस्गस्टिंग, आप अरुणिमा के साथ इतना कठोर कैसे हो सकते हैं? आस्तिक को पृथ्वी के बदले हुए रंग का एहसास हो जाता है। वह अपनी जगह से खड़े होते हुए घुरकर पृथ्वी को देखता है और कहता है, तुम मेरे सामने अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश कर रहे हो पृथ्वी? पृथ्वी ने जल्दी से अपना चेहरा नीचे किया और ना में सर हिलाते हुए लेकिन गुस्से वाले भाव से कहा, नहीं भाई, मैं जानता हूं कि मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूं, लेकिन मैं सिर्फ अरुणिमा के लिए फिक्रमंद हूं। उसकी जो हालात है, आस्तिक ने कहा, उसकी जो हालात है उसका जिम्मेदार तुम मुझे कैसे ठहरा सकते हो? तुम खुद एक डॉक्टर हो और इस चीज से अच्छी तरह से वाकिफ हो। अरुणिमा पहली बार फिजिकल रिलेशन बना रही है, मैं थोड़ा सा वाइल्ड हो गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसे धीरे धीरे आदत हो जाएगी। अपनी बीवी के साथ रिलेशन बनाना कब से गलत हो गया है? या फिर मैं ये समझूं कि तुम मुझे गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हो? पृथ्वी हैरानी से आस्तिक को देखने लगता है। क्या यह उसका वही भाई है जिसने उसकी और उसकी बहनों की परवरिश करने के लिए दिन रात एक कर दिया था? एक भाई बनकर नहीं, एक पिता बनकर उसने अपने भाई बहनों की परवरिश की है। उसकी बहन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, नजर उठाना तो दूर की बात है। लेकिन आज आस्तिक के शब्दों ने पृथ्वी को पूरी तरीके से हिला कर रख दिया है। अरुणिमा एक जिंदा लाश की तरह बेड पर लेटी हुई है और आस्तिक को जैसे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। पृथ्वी जल्दी से दरवाजे की तरफ जाते हुए कहता है, मुझे हॉस्पिटल जाना है, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले पृथ्वी दरवाजे तक पहुँच पाता, आस्तिक ने पूछा, तुम मेरे कमरे में क्या करने आए थे? पृथ्वी ने कोई बहाना नहीं बनाया,
बल्कि साफ तौर पर आस्तिक से कहा, भाई, मैं जिम एरिया की तरफ जा रहा था, आपके कमरे का दरवाजा खुला देखा, तो मुझे लगा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसीलिए मैं आपके कमरे में आ गया। आस्तिक के दोनों हाथ उसके पेट की पॉकेट में थे, लेकिन उनमें मुठिया कसी हुई थी और उसने गुस्से में पृथ्वी से कहा, क्या तुमने उसे देखा? पृथ्वी के पूरे शरीर में एक डर की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि वह अपने भाई की गुस्से भरी आवाज को पहचानता था। पृथ्वी जल्दी से आस्तिक की तरफ देखता है और ना में सर हिलाते हुए कहता है, नहीं भाई, मैंने उसे नहीं देखा। हाँ, लेकिन बेड के पास मुझे उसके पैर दिख रहे थे, इसीलिए मैं जल्दी से जाकर कीर्ति को लेकर आ गया और कीर्ति ने सर्वेंट के साथ मिलकर उसकी देखभाल की। आस्तिक ने कुछ नहीं कहा और हाँ में सर हिला दिया। पृथ्वी ने एक गहरी सांस ली, लेकिन फिर उसने आस्तिक को देखते हुए कहा, भाई, आपने जो किया वह गलत था। और आस्तिक ने घूरते हुए पृथ्वी को देखकर कहा, तुम मेरे मामले से दूर रहो, तुम्हारे पास बहुत काम है, तुम एक डॉक्टर हो और तुम्हारा काम है लोगों का इलाज करना। पृथ्वी ने अपनी नजरें नीचे कर ली। अब वह अपने भाई से इसके आगे कोई सवाल जवाब नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि वह कुछ भी कह ले या फिर कुछ भी कर ले, आस्तिक वही करेगा जो उसे करना है। पृथ्वी जा चुका था। आस्तिक एक नज़र अरुणिमा को देखता है और फिर वहां से निकलकर सीधे अपने स्टडी रूम में चला जाता है। उसका मन नहीं था आज सबके साथ ब्रेकफास्ट करने का, इसीलिए उसने सविता आंटी से कहा कि सबको कह दे ब्रेकफास्ट करने के लिए और आस्तिक का ब्रेकफास्ट उसके स्टडी रूम में ही भिजवा दे। आस्तिक अपने स्टडी रूम की कुर्सी पर बैठा हुआ था और अपने एक हाथ से पेपर वेट को घुमाते हुए अरुणिमा के बारे में सोच रहा था, लेकिन वह अच्छा तो बिल्कुल ही नहीं सोच रहा था। उसने अपने मन में अरुणिमा को कोसते हुए कहा, तुम कितनी चालाक लड़की हो, मर्दों को अपने इशारों पर नचाना तुम्हें बहुत अच्छे से आता है। पहले वह विशाल और अब मेरा भाई, लेकिन मैं तुम्हारी चाल में फंसाने वाला नहीं हूँ। वैसे भी तुमसे इससे ज़्यादा उम्मीद भी क्या की जा सकती है। तुम्हारे अंदर खून भी तो उसका है और खून तो अपना रंग दिखाएगा ही, लेकिन प्रॉब्लम तो यह है कि अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ है। इस नाम को बनाने के लिए मैंने बहुत कुछ खोया है और अब मैं तुम्हें मेरा नाम यूं खराब करने नहीं दूंगा, पर इसके लिए मुझे 2 हफ्ते का इंतजार करना होगा, क्योंकि उसके बाद मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि मर्दों को रिझाना तो दूर की बात है, तुम दूसरे मर्दों की तरफ आंख उठाकर नहीं देखोगी। तब तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम वास्तव में हो किसकी। तुम खुद मेरे पैरों पर आकर गिरोगी और मुझे ये कहोगी कि मैं बस तुम्हारी हूँ। आस्तिक बहुत ही खतरनाक तरीके से अपने विचारों में खोया हुआ था। दूसरी तरफ सक्षम अभी अभी गाड़ी लेकर अपने घर से निकला था। उसे घर से निकले 10 मिनट ही हुए थे कि उसका फोन बजता है। वह देखता है सामने से उसकी चाची का फोन है। वह ना में सर हिलाते हुए अपनी चाची का फोन उठाता है और स्पीकर पर रखते हुए कहता है, जी चाची जी। सामने से उसकी चाची कहती है, अरे सक्षम बेटा, हम लोग घर आए और तुम घर से चले गए, कम से कम हमसे मिल तो लेते। सक्षम कहता है, चाची आप लोग घर आ गए हैं ना और मैं भी घर पर ही हूँ, तो मिलना मिलाना तो होता ही रहेगा। वैसे भी मुझे कहीं पर जल्दी में पहुँचना था, इसलिए मैं आप लोगों से मिल नहीं पाया। फिक्र मत कीजिए, रात के खाने में सब एक साथ बैठकर बातें करेंगे। सक्षम की चाची कुछ के कहती है और सक्षम फोन रख देता है। वह फोन रखकर अपने फोन का लॉक लगा ही रहा था कि सामने से एक दूसरी कार सक्षम की कार के आगे आ जाती है। सक्षम झटके से अपनी कार को रोक देता है और उस दूसरी कार ने भी झटके से अपनी कार को रोक दी थी। अगर दोनों गाड़ी सही टाइम पर नहीं रुकी होती तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता। सक्षम हैरानी से सामने वाली गाड़ी की तरफ देख रहा था। तभी गाड़ी का दरवाजा खुलता है और एक लड़की बाहर आती है। वह गुस्से में पहले अपनी गाड़ी को देखती है और फिर सक्षम की गाड़ी के पास आती है। सक्षम उस लड़की को देखता ही रह जाता है, लेकिन वह लड़की सक्षम की गाड़ी के बोनट के ऊपर आते हुए जोर से उसके बोनट पर हाथ मारते हुए कहती है, बाहर निकलो। सक्षम हैरानी से कार की विंडो से बाहर देखता है। वह लड़की गुस्से में सक्षम की बोनट पर हाथ मारते हुए कहती है, ऐ बेवकूफ ड्राइवर, बाहर निकल, मैं तुम्हें बताती हूँ कि गाड़ी कैसे चलाते हैं। सड़क को हाईवे समझकर गाड़ी उड़ा रहा था क्या? सक्षम जल्दी से अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर आता है और उस लड़की को देखते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर यह नहीं किया, पता नहीं कैसे मेरा ध्यान सड़क पर नहीं था। उस लड़की ने गुस्से में सक्षम से कहा, ध्यान नहीं था? अरे, अगर तुम्हारा ध्यान सड़क पर नहीं था तो फिर गाड़ी क्यों चला रहे थे?
घर पर बैठो। सक्षम ने कहा, अच्छा मैडम, मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ ना। आप बताएं आपकी गाड़ी का क्या नुकसान हुआ है, मैं पे करने को तैयार हूँ। उस लड़की ने गुस्से में घूरते हुए सक्षम को देखकर कहा, तुम मुझे पे करोगे? मेरे सामने पैसे की बात कर रहे हो? जानते भी हूँ मैं कौन हूँ। नहीं, इंट्रोडक्शन नहीं हुआ हमारा अभी तक। सक्षम ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो, मेरा नाम सक्षम तलवार है। लड़की ने गुस्से में सक्षम को देखा और कहा, और मेरी जुबान तलवार से भी ज्यादा तेज है। वह दोनों बहस कर ही रहे थे कि पीछे एक गाड़ी आती है और उसमें से कीर्ति बाहर निकलते हुए कहती है, प्रणाली दी, आप यहाँ क्या कर रही है? सक्षम से इस समय प्रणाली बहस कर रही थी। प्रणाली ने गुस्से में पलटकर कीर्ति को देखा और कहा, सड़क के बीच में खड़े होकर झंडा लहरा रही हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है? इस बददिमाग आदमी से लड़ रही हूँ। सक्षम ने कीर्ति को देखा और फिर प्रणाली को देखकर कहा, देखिए, मैं तो आपसे लड़ भी नहीं रहा हूँ, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि जो भी हुआ है उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। यह मेरी गलती से हुआ है। मैं तो आपको पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन आप पैसे ले ही नहीं रही है, उल्टा मुझसे बहस कर रही है। चलिए, अगर आपको पैसे नहीं लेने हैं तो कोई बात नहीं है। आप ये बताएं कि क्या मैं आपको कहीं छोड़ दूं? प्रणाली ने गुस्से में सक्षम से कहा, छोड़गी तो तुम्हें मैं नहीं। तुम्हें पता नहीं है तुमने किससे पंगे लिए हैं। अब देखना, इस शहर में तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। सक्षम हंसते हुए प्रणाली को देखकर कहता है, ये तो आप कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं शहर में रहता ही नहीं हूँ। मैं दूसरे शहर से किसी काम से यहाँ आया हूँ। कीर्ति जल्दी से प्रणाली के पास आती है और उसका हाथ खींचते हुए कहती है, दीदी, क्या कर रही हैं? सड़क बीच में खड़े होकर तमाशा कर रही हो? चलो, मेरी गाड़ी में चलते हैं। सक्षम एक नज़र कीर्ति को देख रहा था, जो प्रणाली को अपने साथ खींचते हुए ले जा रही थी। गाड़ी के पास पहुंचकर कीर्ति ने ड्राइवर से कहा, तुम दीदी की गाड़ी लेकर जाओ, दीदी और मैं इस गाड़ी में जाएंगे। ड्राइवर जल्दी से गाड़ी से निकल जाता है और कीर्ति प्रणाली को ड्राइविंग सीट पर बिठाकर खुद पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है। लेकिन प्रणाली गुस्से में अभी भी सक्षम को घूर रही थी। प्रणाली गुस्से में गाड़ी स्टार्ट करते हुए वहां से निकल जाती है और सक्षम जैसे ही उस गाड़ी को जाता हुआ देखता है तो अपना सरना में हिलाते हुए मन में कहता है, बाप रे, एक बहन पूरी आग का गोला है तो दूसरी बिल्कुल पानी की तरह शांत। यह आग पानी बहने कैसे हो गई? सक्षम जल्दी से ना में सर हिलाता है और अपनी गाड़ी स्टार्ट करता हुआ वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ शारदा जी के ऑफिस में शारदा जी हैरानी से अपने हाथ में पकड़े पेपर को देखती है और उसके सामने बैठे हुए शख्स को देखकर गुस्से में कहती है, यह क्या दिखा रहे हैं आप मुझे? मेरी प्रेस आपकी कैसे हो सकती है? ये प्रेस तो मेरी है और अब आप अचानक से मेरी प्रेस के ओरिजिनल पेपर लाकर यह कह रहे हैं कि ये प्रेस आपकी है। शारदा जी के सामने इस समय तुषार मिश्रा बैठा हुआ था। तुषार ने बहुत ही सरल अंदाज में कहा, देखिए शारदा मेहरा, मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहता हूँ। मेरे पास ओरिजिनल पेपर है और मैं इस प्रेस पर अपना क्लेम करने आया हूँ। आप जितनी जल्दी हो सके इस प्रेस को खाली कर दीजिए। मुझे यहाँ पर एक रेस्टोरेंट खोलना है। शारदा जी गुस्से में खड़े होते हुए तुषार से कहती है, बिल्कुल भी नहीं, ये प्रेस मेरी है, यहाँ की जमीन मेरी है। तुषार मुस्कुराते हुए कहता है, शारदा जी, यह जमीन गवर्नमेंट की है और मैंने इस जमीन को गवर्नमेंट से खरीदा है। शारदा जी ने गुस्से में कहा, हो ही नहीं सकता है, यह जमीन तो राजा साहब की है। तभी वहां पर आस्तिक की आवाज गूंजती है, इसीलिए तो यहाँ का मालिक मैं हूँ। शारदा जी हैरानी से दरवाजे की तरफ देखती है जहां पर आस्तिक खड़ा था। तुषार जल्दी से अपनी जगह से खड़ा होता है और सर झुकाते हुए कहता है, जी राजा साहब। आस्तिक को वहां देखकर शारदा जी जल्दी से अपनी कुर्सी से खड़े होते हुए कहती है, यह क्या कह रहा था? ये कह रहा है कि ये प्रिंटिंग प्रेस अब इसकी है। आस्तिक ने एक नज़र शारदा जी को देखा पर कुछ नहीं कहा। वह धीरे से चलते हुए शारदा जी के टेबल के पास आता है और वहां पर रखी कुर्सी पर बहुत आराम से बैठ जाता है। आस्तिक अपने दोनों पैर टेबल पर एक के ऊपर एक रखते हुए अपनी कुर्सी को हल्का सा स्विंग करता है। शारदा जी गुस्से में और हैरानी से आस्तिक को देखती है और टेबल के पास आते हुए अपना एक हाथ टेबल पर मारती है और कहती है, राजा साहब, क्या आप हमारी डील भूल गए हैं? हमने एक दूसरे से एक सौदा किया है जिसके अनुसार आप मेरी प्रिंटिंग प्रेस को बंद नहीं होने देंगे। आस्तिक ने अपनी एक आईब्रो उठाते हुए शारदा जी को देखकर कहा,
और मैं अपना वादा पूरा भी कर रहा हूँ। मैंने ये प्रिंटिंग प्रेस बंद नहीं होने दी है, लेकिन इस प्रिंटिंग प्रेस की आप असली मालकिन नहीं है। देखा जाए तो इस कंपनी में आपका सिर्फ 10% शेयर्स है और मेरे शेयर्स 90% है। तो यह जमीन तो आपकी हुई, पर यह प्रिंटिंग प्रेस मेरी है। शारदा जी हैरानी से आस्तिक को देखती है और कहती है, राजा साहब, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, मेरी छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस है, इससे आपको क्या ही फायदा होगा? और आपके पास तो इतने सारे बिजनेस है, फिर आपको मेरी ही प्रिंटिंग प्रेस में क्या दिलचस्पी है? और आपने मेरे सभी शेयर्स कब खरीदे? आस्तिक अपनी कठोर निगाहों से शारदा जी को घूमते हुए देखता है और कहता है, फरीदा, तुम्हें लगता है मेरे पास इतना फालतू टाइम है कि मैं 2 कौड़ी के शेयर्स खरीदूं? मैंने तुम्हारे शेयर्स नहीं खरीदे हैं, बल्कि यह शेयर्स मुझे ट्रांसफ़र हुए हैं, क्योंकि यहाँ के जितने भी शेयर थे वह तुम्हारे अपने नहीं थे, या फिर यूँ कहे कि वह शेयर्स कभी तुम्हारे थे ही नहीं, तुम बस उनका इस्तेमाल किया करती थी। आस्तिक के ये कहते ही शारदा जी के चेहरे का रंग उड़ गया और वह घबराहट के मारे आस्तिक को देखने लगी, जैसे कि उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। राजा साहब ने अपना एक हाथ उठाकर तुषार से कहा, तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हें कब से इस प्रिंटिंग प्रेस की बागडोर अपने हाथ में लेनी है। तुषार हाँ में सर हिलाते हुए वहां से चला जाता है। उसके जाते ही शारदा जी आस्तिक को देखकर कहती है, राजा साहब, हमारे बीच एक सौदा हुआ था और मैंने आपकी बात मानकर अपनी बेटी की शादी आपसे करवाई है, वह भी इसलिए ताकि आप ये प्रिंटिंग प्रेस बंद न होने दे। लेकिन आपने तो मेरी प्रिंटिंग प्रेस पर कब्जा ही कर लिया है। आस्तिक ने घुरकर शारदा जी को देखा और कहा, कब्जा? तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी इस छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस पर कब्जा करने के लिए खुद आना पड़े? इतनी इम्पोर्टेंट है ये प्रेस? मैंने इस पर कोई कब्जा नहीं किया है, बल्कि यह प्रिंटिंग प्रेस मेरी है, क्योंकि यह शेयर्स मेरे नाम हैं। शारदा जी घबराते हुए कहती है, आप कहना क्या चाहते हैं? आस्तिक के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है और वह कहता है, इस प्रिंटिंग प्रेस के 90% शेयर्स अरुणिमा के नाम हैं, जो उसने खुशी खुशी मेरे नाम ट्रांसफ़र कर दिए हैं। शारदा जी के हाथ कांप गए थे। ये सुनते ही वह हैरानी से आस्तिक को देखती है और उसकी बातों को समझने की कोशिश करती है। शारदा जी के मन में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन इस समय उन्हें अपने कंपनी को बचाना था, इसीलिए उन्होंने अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाते हुए कहा, राजा साहब, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या अरुणिमा से कोई गलती हुई है? क्या उसने आपके साथ कोई बदतमीजी की है? देखिए, अगर उसने ऐसा कुछ किया है तो मैं उसे समझा दूंगी। वह बच्ची है, ना समझ है, पर आप तो समझदार हैं ना। आप अपना दिल बड़ा रखें, उसकी गलती को नज़रअंदाज कर दीजिए। आस्तिक के चेहरे पर तिरछी मुस्कान थी और उसने एक मजाकिया अंदाज में अपना सरनामे हिलाते हुए कहा, अरुणिमा आपसे बात करने की कोशिश कर रही है। क्या आपके पास इतना भी समय नहीं है कि उसके कॉल का रिप्लाई करें? शारदा जी सकपका गई और उन्होंने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वह दरअसल बात ऐसी है कि मैं बहुत बिजी थी, इसलिए अरुणिमा से बात नहीं कर पाई। आस्तिक के चेहरे पर व्यंग्य की मुस्कान आ गई और उसने कहा, इतनी बिजी हो गई कि अपनी बेटी से बात करने का टाइम भी नहीं मिल पाया आपको? शारदा जी ने नजरें चुराते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जल्दी ही उससे बात कर लूंगी। आस्तिक अपनी जगह से खड़े होते हुए कहता है, जरूरत नहीं है, वैसे भी आपकी बेटी रानी की तरह महलों में रहती है, वह राज करती है, आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं हूं ना। शारदा जी ने कहा, राजा साहब, आप तो रिश्ते में मेरे दामाद भी लगेंगे। आपको नहीं लगता कि मेरी कंपनी बंद करवा कर आप सही नहीं कर रहे हैं? अगर अरु को इस बारे में पता चल गया तो वह आपसे नाराज हो जाएगी। आस्तिक के चेहरे पर एक हंसी आ जाती है और वह हंसते हुए कहता है, सासू माँ, मैंने अभी अभी आपसे कहा ना कि आप मेरी बीवी की फिक्र करना छोड़ दीजिए, उसके लिए मैं हूं ना। और जहां तक बात रही सास और दामाद के रिश्ते की, तो उसी का लिहाज रखते हुए मैंने सिर्फ इस कंपनी का चेयरमैन किसी और को बनाया है, वरना मैं चाहता तो ये कंपनी बंद भी हो सकती थी, क्योंकि देखा जाए तो इस कंपनी का शेयर होल्डर मैं हूं और यहाँ के ओरिजिनल पेपर तुषार मिश्रा के पास है। वह तो हमारा बड़प्पन है कि हम आपको यहाँ से निकाल नहीं रहे हैं, लेकिन अब से आपको तुषार मिश्रा के अंडर ही काम करना होगा, वरना हम चाहते तो आपके यहाँ से निकल भी सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया है। अब इसे आप हमारे रिश्ते की लिहाज ही समझिए। शारदा जी हैरानी से आस्तिक को देखते रह जाती है। उसे आस्तिक से ऐसी उम्मीद नहीं थी।
उसे तो लगा था कि आस्तिक उसका दामाद बन जाएगा तो उसके बाद उसकी कंपनी की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देखेगा। लेकिन यहाँ तो आस्तिक ने ही उसकी कंपनी उनसे छीन ली थी और किसी और को वहाँ का मालिक बना दिया था। शारदा जी हैरानी से आस्तिक को देखते रह जाती है और आस्तिक वहाँ से अपने चेहरे पर जीत की मुस्कान लेते हुए चला जाता है। एक हफ्ता हो गया था, अरुणिमा अभी भी आस्तिक के कमरे में थी। लेकिन ये गुजरा हुआ एक हफ्ता उसके लिए काफी कुछ नया था। उस हादसे के बाद अरुणिमा 2 दिन के बाद होश में आई थी। तब सविता आंटी ने उसे बताया था कि वह बेहोश हो गई थी और उसकी हालत इतनी खराब थी कि डॉक्टर को बुलाना पड़ा था। कीर्ति और प्रणाली भी अरुणिमा से मिलने आए थे। कीर्ति ने फिर भी अरुणिमा से कुछ बात तो की, लेकिन प्रणाली तो जैसे वहां पर फॉर्मेलिटी के लिए आई थी। उसने एक नज़र अरुणिमा को देखा और कहा, ठीक ही लग रही है, और उसके बाद वह वहां से चली गई थी। पृथ्वी हर दूसरे दिन आता और अरुणिमा का हेल्थ चेकअप करता था। अरुणिमा को सबको व्यवहार ठीक ही लगा था, सिवाय आस्तिक के। आस्तिक देर रात तक वापस आता और कपड़े बदलकर कहीं चला जाता था। अरुणिमा होश में आने के दूसरे दिन से ही फर्श पर सोने लगी थी, क्योंकि उसे एक बार फिर से आस्तिक के हाथों से मार नहीं खानी थी। लेकिन आस्तिक के कदमों की आहट अरुणिमा पहचानती थी। जब आस्तिक कमरे में आता और अरुणिमा को फर्श पर सोया देखता तो कोई प्रतिक्रिया नहीं करता था। वह चुपचाप अलमारी से जाकर अपने कपड़े लेता और बाथरूम में चेंज करके फिर कहीं चला जाता। एक हफ्ते तक अरुणिमा इसी बात को नोटिस करती रही कि आस्तिक रोज रात को पीकर आता था, लेकिन वह अरुणिमा के पास नहीं आता, बल्कि अगले दिन सुबह फिर कमरे में आता और तैयार होकर ही वापस कमरे से बाहर निकलता था। एक हफ्ते बाद तो अरुणिमा भी नाश्ते के लिए नीचे आने लगी, लेकिन वह सबके साथ टेबल पर बैठकर नाश्ता नहीं करती थी, बल्कि वही जमीन पर दरी पर बैठकर ही नाश्ता करती थी। आस्तिक ने गुजरे एक हफ्ते में अरुणिमा की तरफ देखा भी नहीं था और ना ही उसके ऊपर ध्यान दिया था, लेकिन उसके ऑर्डर को अभी भी फॉलो किया जा रहा था। अरुणिमा को खाने में चिकन ही मिलता था, लेकिन अरुणिमा और पृथ्वी अच्छी तरह से जानते थे कि वह चिकन नहीं है। इसीलिए अरुणिमा उसे बिना किसी झिझक के खाने लगी थी और सबको यही लगा कि अरुणिमा को अब नॉनवेज खाने की आदत हो गई है। आज रात फिर अरुणिमा फर्श पर लेटी हुई थी। रात के करीब 12 बजे बजने को आए थे और आस्तिक लड़खड़ाते हुए कदमों से अपने कमरे में दाखिल होता है। कमरे में आने के साथ ही उसकी नज़र फर्श पर सो रही अरुणिमा पर जाती है और हमेशा की तरह वह अरुणिमा को इग्नोर करता हुआ अलमारी के पास जाता है। अलमारी से अपने कपड़े लेकर बाथरूम में जाता है। अरुणिमा धीरे से अपना चादर हटाकर मुंह बाहर निकालती है और बाथरूम के बंद दरवाजे को देखती है। जैसे ही दरवाजा खुलने की आवाज आती है, अरुणिमा फिर से चादर में अपना मुंह छुपा लेती है। आस्तिक एक नज़र अरुणिमा को देखकर वापस कमरे से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही अरुणिमा उठकर बैठ जाती है और सोचने लगती है कि राजा साहब हर रात जाते कहाँ हैं। अरुणिमा उठकर खड़ी होती है और दबे पांव कमरे से बाहर निकलती है। वह आस्तिक का पीछा कर रही थी। हर रात आस्तिक कहीं चला जाता है और अरुणिमा को ये जानने की बेचैनी हो रही थी कि उसका पति हर रात जाता कहाँ है। शायद आस्तिक ने आज भी कुछ ज्यादा पी रखी थी, इसीलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई उसका पीछा भी कर रहा है। आस्तिक एक गलियारे से होते हुए दूसरे गलियारे में जा रहा था और अरुणिमा उससे थोड़ी दूरी से उसका पीछा कर रही थी। सच में यह महल बहुत बड़ा था। अरुणिमा ने तो इस महल को कभी पूरा देखा ही नहीं था। उसे तो अपने कमरे और कीर्ति के कमरे का पता करने में भी 2 दिन लग गए थे। पृथ्वी और प्रणाली के कमरे के बारे में तो वह अभी तक भी कुछ नहीं जानती थी। ये महल नहीं, बिल्कुल भूल भुलैया था और अरुणिमा को यहाँ पर खो जाने का डर हमेशा रहता था। अरुणिमा देखती है कि आस्तिक महल के बिल्कुल पीछे के हिस्से में आ गया है और गलियारे के बिल्कुल अंतिम वाले कमरे में चला गया है और अरुणिमा को ये जगह को जानी पहचानी सी लगती है। लेकिन इतने बड़े भूल भुलैया में वह पहले कहाँ से आई थी और अब कहाँ जा रही है, उसे खुद ही कुछ नहीं पता चल रहा था। आस्तिक ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था, पर वह ठीक से बंद नहीं हुआ था और सिर्फ जरा सा कोना खुला रह गया था। अरुणिमा उस बंद दरवाजे के पास आती है और उस दरवाजे के अंदर से झांकते हुए अंदर देखने की कोशिश करती है। अरुणिमा देखती है यह एक खाली कमरा है, जहां पर सिर्फ एक पियानो रखा हुआ है। आस्तिक पियानो के सामने रखी कुर्सी पर बैठ जाता है और अपनी उंगलियों से पियानो पर धुन बजाने लगता है। लग जा गले, फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। अरुणिमा इस धुन को पहचानती थी। ये बहुत पुराना गाना है।
लेकिन इस धुन को बजाने का तरीका जो आस्तिक ने अपनाया था वह सच में बहुत डरावना है। आस्तिक का पूरा चेहरा इस समय दर्द और तकलीफ से भरा हुआ था और पियानो पर चल रही उसकी उंगलियां इस बात को साबित कर रही थी। अरुणिमा बस आस्तिक के उस दर्द भरे चेहरे को देख रही थी। वह इंसान जो उसके सामने किसी मॉन्स्टर की तरह लगता है, आज उसका चेहरा किसी मासूम बच्चे की तरह तकलीफ से भरा हुआ लग रहा था। तभी अरुणिमा की नज़र आस्तिक के हाथ पर गई और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। आस्तिक की उंगलियों से खून निकलने लगा था, लेकिन उसके हाथ पियानो पर रुक ही नहीं रहे थे। आस्तिक की आंखें बंद थी और उसकी बंद आंखों से आंसू बह रहे थे और अरुणिमा को लगा शायद उसे भ्रम हुआ है। यह इंसान हमेशा दूसरों को रुलाने में जिसे खुशी मिलती है वह खुद नहीं रो सकता है। लेकिन अरुणिमा सही देख रही थी। आस्तिक पियानो पर अपनी उंगलियां चलाते हुए, उसके आंसू बह रहे थे और उंगलियों से खून रिस रहा था। अरुणिमा का दिल कांप गया, चाहे आस्तिक जैसा भी रहा हो या फिर जितना भी क्रूर हो। लेकिन अरुणिमा तो एक साथ दिल की इंसान थी और सामने बैठा हुआ यह इंसान उसका पति है। आस्तिक के हाथों से बहता हुआ खून देखकर अरुणिमा बेचैन हो जाती है और जल्दी से दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है। आस्तिक की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वह लगभग कुर्सी से नीचे गिरने ही वाला था कि अरुणिमा जल्दी से जाकर उसे थाम लेती है। आस्तिक अरुणिमा को लेकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। अरुणिमा नीचे जमीन पर बैठी हुई थी और आस्तिक अरुणिमा की गोद में सर रखे हुए था। अरुणिमा ने जल्दी से उसके हाथों को थामते हुए कहा, राजा साहब, ये क्या किया आपने? एक तो आस्तिक अपने होश में नहीं था और दूसरा, उसका दर्द इतना भारी हो रखा था कि उसे अरुणिमा की बातें सुनाई नहीं दे रही थी। आस्तिक अपने गुजरे हुए कल की दर्द भरी यादों को महसूस कर रहा था। वह धीरे धीरे कुछ बोल रहा था, लेकिन वह इतने धीरे था कि अरुणिमा उसे समझ ही नहीं पा रही थी। उसे लगा शायद राजा साहब नशे की हालत में कुछ कह रहे हैं। अरुणिमा आस्तिक को ऐसे देखकर परेशान हो गई थी। उसने आस्तिक को उठाकर कमरे में ले जाना था और उसका इलाज करना था। आस्तिक का व्यवहार अरुणिमा के लिए जैसा भी रहा हो, लेकिन अरुणिमा अच्छी तरह से जानती थी कि आस्तिक एक बहुत अच्छा भाई है और उससे भी ज्यादा वह यहाँ का राजा है। सिर्फ अरुणिमा ने अपने लिए ही आस्तिक का ऐसा व्यवहार देखा था, वरना अपने राज्य के लिए वह हमेशा ही समर्पित रहा है। अरुणिमा सिर्फ इंसानियत के नाते आस्तिक की मदद कर रही थी, लेकिन आस्तिक का भारी भरकम शरीर अरुणिमा के अकेले के बस की बात नहीं थी। इसीलिए उसने जल्दी से बाहर से एक सेवक को बुलवाया और आस्तिक को कमरे तक पहुंचवाया। सुबह का समय महल में आस्तिक अपने बिस्तर पर आराम से सो रहा था। खिड़की से आई हल्की हल्की धूप की रोशनी उसकी नींद डिस्टर्ब कर रही थी। आस्तिक अपनी आंखों को मसलता हुआ अपनी नींद की दुनिया से वास्तविक दुनिया में आता है और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। छत को और आसपास की जगह को देखकर आस्तिक को विश्वास हो जाता है कि वह अपने कमरे में ही है, लेकिन उसे अपने पैरों के पास कुछ भार सा महसूस होता है। उसका सीधा पैर अपनी जगह से उठ ही नहीं रहा था। आस्तिक थोड़ा चौंकाता है और फिर उठकर बैठ जाता है। आस्तिक देखता है तो उसके घुटनों पर अपना सर रखकर अरुणिमा सो रही थी। अरुणिमा को देखकर आस्तिक की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वह कल रात के बारे में सोचने लगा। आखिर वह अपने कमरे में कब आया था और फिर अरुणिमा वह उसके पैरों के पास क्यों सो रही है? आस्तिक ने दिमाग पर जोर देने की कोशिश की। उसे लगा कि उसे कल रात उस पियानो वाले कमरे से प्रणाली लेकर आए होगी, क्योंकि हर बार ऐसा ही होता था। जब आस्तिक बहुत ज्यादा नशे में होता था और अपने दर्द को कंट्रोल नहीं कर पाता था, तो हमेशा वह इस कमरे में सो जाया करता था, लेकिन अगली सुबह उसे प्रणाली या पृथ्वी लेकर आते थे। पर आज यहाँ पर ना तो प्रणाली थी और न ही पृथ्वी, बल्कि यह अरुणिमा है। आस्तिक ने परेशान होते हुए अपने बालों में उंगलियों को फंसाते हुए अपने बालों को खींचना शुरू किया और याद करना शुरू किया कि कहीं उसने अरुणिमा को कल रात नशे की हालत में कुछ बता तो नहीं दिया। तभी उसे अपनी उंगलियों में कुछ दर्द का अनुभव होता है। वह हैरानी से अपने हाथ को वापस सामने लाकर देखता है तो उसकी उंगलियों पर बैंडेज लगा हुआ था। आस्तिक हैरानी से अपने हाथ को देखता है कि तभी उसकी नज़र फिर से अरुणिमा पर जाती है। जरूर यह अरुणिमा ने ही किया होगा। अरुणिमा का मासूम सा चेहरा इस समय आस्तिक की आंखों के सामने था। आस्तिक अरुणिमा के उस मायूस से चेहरे को देख सकता था। शादी वाले दिन उसके चेहरे पर जो चमक थी वह शादी के दूसरे दिन ही गायब हो गई थी। आस्तिक अपनी गहरी निगाहों से अरुणिमा के चेहरे को देखे जा रहा था। आस्तिक का एक मन कह रहा था, ये लड़की थोड़ी अलग है, यह अपनी माँ के जैसी नहीं है। तो वही उसका दूसरा मन कह रहा था, बिल्कुल नहीं,
ये भी अपनी माँ की तरह ही है, इसका भी काम बस मर्दों को फंसाना ही है। रात का हैंगओवर अभी भी आस्तिक के सर पर था। उसने कस के अपने हाथों से अपने सर को दबाया, पर उसकी निगाहें अभी भी अरुणिमा के ऊपर ही थी। बाहर से आई हुई हल्की हल्की धूप अरुणिमा के चेहरे पर पड़ रही थी और उसका चेहरा सोने सा चमक रहा था। उसका मुंह थोड़ा सा खुला हुआ था, जिससे वह धीरे धीरे सांस ले रही थी। बंद आंखों में घनी घनी पलकें और बालों की एक लट जो उसके चेहरे पर आते हुए बार बार उसकी नींद को डिस्टर्ब कर रही थी। आस्तिक खोई हुई नजरों से अरुणिमा को देखता है और धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर उस लट को उसके कान के पीछे कर देता है। आस्तिक ने अरुणिमा को देखते हुए अपने मन में कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो। तभी उसके मन के दूसरे कोने से यह आवाज आती है, पागल मत बनो आस्तिक, ये भी अपनी माँ की ही तरह है, जो अपनी खूबसूरती के जाल में लोगों को फंसाती है। मत भूलो, इन माँ बेटी का काम ही है लोगों का इस्तेमाल करना। इतना विचार काफी था आस्तिक के गुस्से को जगाने के लिए। आस्तिक का वह चेहरा, जो अब तक अरुणिमा को देखकर शांत था, अचानक से गुस्से से भर गया और जिस पैर पर अरुणिमा सो रही थी, आस्तिक ने उस पैर को झटकते हुए अरुणिमा को नीचे जमीन पर फेंक दिया। अचानक से गिरने की वजह से अरुणिमा की नींद टूट गई और वह हड़बड़ाते हुए उठकर खड़ी होती है। अपने सामने आस्तिक का गुस्से वाला चेहरा देखकर अरुणिमा समझ जाती है कि उसने कोई गलती की है और अब उसे यह पता चल चुका था कि उसने क्या गलती की है। वह आस्तिक के साथ उसके बेड पर सोई हुई थी। अरुणिमा जल्दी से 2 कदम पीछे होती है और घबराते हुए कहती है, नहीं राजा साहब, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। कल रात आप दूर हो जाओ मेरी नजरों से। आस्तिक ने यह इतनी जोर से चिल्लाते हुए कहा था कि अरुणिमा का खड़ा रहना भी दुभर हो गया था। वह आस्तिक के इस तरीके से दहाड़ने से अचानक से डरकर कांप गई और जल्दी से वहां से भाग गई। अरुणिमा के जाते ही आस्तिक ने अपने चेहरे को अपने हाथों में छुपा लिया और अपने सर को कस के दबाने लगा। उसका एक मन कह रहा था कि अरुणिमा को सजा देना चाहिए, तो उसका दूसरा मन कह रहा था कि अरुणिमा इस सजा की हकदार नहीं है और आस्तिक इन दोनों के बीच उलझकर रह गया था। वहीं दूसरी तरफ शारदा मेहरा, वह ऑफिस न जाकर अपने शहर से बाहर आई थी। शारदा मेहरा अलवर के पास बने एक छोटे से पार्क में आई हुई थी और किसी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तभी पीछे से कोई आते हुए कहता है, कैसी हो शारदा। शारदा जी ने पीछे पलट कर देखा तो उसी के हम उम्र का एक आदमी उनके सामने खड़ा था। उस आदमी को देखते हुए शारदा जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह उसके पास आते हुए कहती है, प्रताप, तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। प्रताप और शारदा एक दूसरे से मिलते हैं और वही पार्क के पास बने एक बेंच पर बैठते हुए कहते हैं, और बताओ शारदा, इतने सालों बाद मेरा ख्याल कैसे आया तुम्हें? कहीं फिर से पुराने दिनों को तो याद नहीं कर रही हो? शारदा जी ने हंसते हुए कहा, प्रताप, भले ही तुम्हारी उम्र कितनी ही क्यों ना हो गई हो, लेकिन मजाक करने की आदत तुम्हारी अब तक नहीं गई है। नहीं, मैं अपने पुराने दिनों को याद नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर तुमसे अपने दिल की बात करने आई हूँ। प्रताप ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, दिल की बात जब मैंने कही थी तब तो मेरा प्यार ठुकरा दिया था और अब मुझे अपने दिल की बात कहने आए हो। तुम्हें नहीं लगता अब हमारी उम्र यह सब करने की नहीं रही? शारदा जी ने प्रताप के कंधे पर मारते हुए कहा, बस करो प्रताप, भले ही तुम्हारी उम्र कितनी ही क्यों ना हो जाए, इस तरीके के मजाक करने की आदत तुम्हारी बिल्कुल पहले की तरह है। अरे, दिल की बात करने आई हूँ, मतलब कि मैं तुमसे यहाँ पर अपना दुख बांटने आई हूँ। प्रताप ने कहा, अच्छा ठीक है, कहो क्या बात है। शारदा जी ने प्रताप को सब कुछ बता दिया था, उसके और आस्तिक के डील के बारे में, आस्तिक और अरुणिमा की शादी के बारे में और आस्तिक का शारदा जी को धोखा देना। ये सारी बातें उसने प्रताप को बता दी थी। प्रताप कुछ सोचते हैं और कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो तुम अपनी बेटी को वहां से वापस क्यों नहीं ले जाती हो? शारदा जी ने कहा, कैसे ले आओ, यह मत भूलो कि आस्तिक रायचंद सिंघल के राजा है। बड़ी मुश्किल से हम लोग सिंघल में जाकर बसे हैं। अगर आस्तिक ने हमें वहां से निकलवा दिया तो कहाँ दर दर की ठोकरें खाऊंगी मैं। मिश्री का तो फिर भी ठीक है, लेकिन अरुणिमा, उसको कहाँ अपने साथ लेकर घूमती फिरूंगी? प्रताप ने कहा, लेकिन राजा साहब, तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? तुम्हारी उनसे कोई दुश्मनी है क्या? शारदा जी ने परेशान होते हुए कहा, पता नहीं क्या दुश्मनी है उसकी मुझसे। रियासत उसके पास है, इतना बड़ा बिजनेस उसके पास है, फिर भी उसे मेरी छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस में क्या दिलचस्पी है?
जब अरुणिमा से शादी की बात कही थी तब कहा था कि यह जमीन वह हमारे नाम ही कर देगा, पर उसने अपना वह वादा भी नहीं निभाया है। प्रताप ने पूछा, यह जमीन तुम लोगों के नाम नहीं है? शारदा जी ने कहा, नहीं, यह जमीन आस्तिक के नाना जी की थी, जो उन्होंने यहाँ बसे मजदूरों को दान में दी थी और हमारे पास कोर्ट का नोटिस आया था उसे खाली करवाने के लिए। तब जाकर मैंने राजा साहब से मदद मांगी थी और मदद के बदले उन्होंने मुझसे अरुणिमा का हाथ मांगा। मैंने तो अपना वादा पूरा किया, अरुणिमा की शादी उससे करवाकर, पर वह अपना वादा पूरा नहीं कर रहे हैं। प्रताप कुछ सोचते हैं और कहते हैं, राजा साहब के नाना जी की जमीन थी, यानी कि बड़े राजा साहब की, तो उनके बाद यह जमीन उनकी बेटी को मिलनी चाहिए ना? शारदा जी ने कहा, उनकी बेटी तो बहुत पहले ही मर गई और यह सारी रियासत उसके बाद उसके बेटे आस्तिक को मिल गई। प्रताप हैरानी से शारदा जी को देखकर कहता है, लेकिन ये सब आस्तिक को कैसे मिल सकता है? बड़े राजा साहब की बेटी ने तो कभी शादी ही नहीं की थी, तो उसकी औलाद कैसे आएगी? शारदा जी हैरानी से प्रताप को देखती है और कहती है, क्या बकवास कर रहे हो? पूरा सिंघल जानता है कि राजा साहब बड़े राजा साहब के नाती है और उनकी बेटी के बच्चे हैं, और अब तुम कह रही हो कि उसने कभी शादी ही नहीं की थी। प्रताप कहते हैं, मैं नहीं जानता तुम इस बारे में कितना जानती हो या कितना नहीं, पर मैं जहाँ तक जानता हूँ, बड़े राजा साहब की बेटी वह विलायत में पढ़ती थी और एक कार एक्सीडेंट में उसकी वहीं पर मौत हो गई थी। जब उसकी बेटी की कभी शादी ही नहीं हुई और कोई औलाद ही नहीं हुई, तो आस्तिक कौन है? शारदा जी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है प्रताप की बात सुनकर। हाँ, तो स्टोरी ख़त्म हो गई है दोस्तों। मुझे कोई मौत नहीं पड़ रही है डेली एपिसोड देने में। मैं चाहूँ तो छोटे एपिसोड, मतलब कि 8 से 10 मिनट के एपिसोड मैं डेली पोस्ट कर सकती हूँ, लेकिन आप लोग मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट तो होते ही नहीं हैं, तो मैं कहाँ से एपिसोड पोस्ट करूँ? मुझे लगा कोई सुनता ही नहीं है, कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो आप लोग थोड़ा सा एफर्ट दिखाइए यार, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टोरी पढ़नी है प्रतिलिपि पर, हिंदी में पढ़नी है नॉर्मल स्टोरी, तो भी आप मुझे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको डार्क रोमांस पढ़ना है, 18+ कंटेंट पढ़ना है, इंग्लिश में पढ़ना है, हिंदी में नहीं अवेलेबल है वहाँ पे, तो आप मुझे स्ट्रक पर फॉलो कर सकते हैं। दोनों का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फॉलो ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि मेरे जो अच्छे रीडर्स हैं वो आ चुके हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली कहानी में।